और क्या हाल चाल आप सभी के। तो ये वाला मैटप्लॉटलिब का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट में कैसे काम आ सकता है, अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो कैसे मैटप्लॉटलिब काम आएगा आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। ये भी मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे समझा दिया है। ग्राफ्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनका कोड कैसे बनाया जाता है, स्टाइलिंग कैसे की जाती है, ये सभी हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। उसके साथ साथ हमने पाइपलॉट भी सीख लिया, इसके कुछ बेसिक और एडवांस फंक्शंस भी सीख लिए। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम इसमें कवर करेंगे। डाटा विजुअलाइजेशन का आई थिंक काफी सारा पार्ट हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उससे जाकर देखो, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये उसी का कंटिन्यूशन है। आप कोड देखकर बना तो लोगे मेरे साथ साथ, बट आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा, ये समझ नहीं आएगा कि बन कैसे रहा है, क्योंकि हम इस वाले लेक्चर में एक मेजर प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। अमेजोन का होगा, एक रियल डाटा को यूज करेंगे हम, उसको विजुलाइज करके देखेंगे। तो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद इस पर आना। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको पाइथन नहीं आता है, या फिर नंपाई नहीं आता है, या फिर पांडास नहीं आता है, इन तीनों में से कोई सी भी चीज नहीं आती, क्योंकि मैटप्लॉटलिब तो आप इससे सीख ही लोगे। इन तीनों में से अगर कोई सी भी चीज नहीं आती तो पहले उससे जाकर देखना है। तीनों चीजों का कोर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाइथन AIML की जो प्लेलिस्ट है ना, एक ही प्लेलिस्ट में आपको पाइथन भी मिल जाएगा, नंपाई भी मिल जाएगा, पांडास भी मिल जाएगा, और ये मैटप्लॉटलिब का कोर्स भी मैं उसी में ऐड कर दूंगी। सीरियल वाइज फॉलो कर लो उस वाली प्लेलिस्ट को, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, तो आप जाकर देख लेना। अगर उनमें से कोई सी चीज नहीं आएगी ना तो आपको बेस क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। भले इसके बाद देख लेना अगर कोई से टॉपिक्स रह गए तो, बट अगर आपको पाइथन अच्छे से नहीं आता तो पहले उसे जाकर देखो फिर इस पर आओ, क्योंकि पूरा कोड जो रहेगा वो पाइथन में ही बनाया जाएगा। ओके। और जो मेजर प्रोजेक्ट होगा उसमें हम पांडास को भी यूज करेंगे, नंपाई को भी यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब को भी यूज करेंगे। अब थोड़ा हम इस वाले लेक्चर के बारे में भी देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे इस वाले लेक्चर में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API सीखेंगे, क्योंकि जब भी आप बड़े लेवल के डाटा के साथ काम करते हो, डाटा विजुअलाइजेशन करते हो, आपको यही यूज करना पड़ेगा। पाइपलॉट हम ऑलरेडी सीख चुके थे पार्ट 1 में, तो आप वहां पर सीख ही लोगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो रिमेनिंग ग्राफ्स के टाइप है वो भी हम इसमें देखेंगे। और जो मेजर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो अमेजोन का डाटा होने वाला है, एक रियल E-कॉमर्स वेबसाइट का डाटा होगा, जिसे हम उठाएंगे और उसको विजुअलाइज करके देखेंगे। और साथ में जो भी क्लीनिंग करना होगा हमें डाटा को, या फिर जो भी एक्स्ट्रा वर्क करना रहेगा वो सब हम कर लेंगे नंबर और पांडास को यूज करके, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हमारे कोर्स को स्टार्ट करते हैं, जो पार्ट 2 होने वाला है। अब मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। ऐसे तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे चैनल पर जाना, ये रही प्लेलिस्ट हमारी पाइथन फुल कोर्स AIML की। ओके। यहाँ पर जाना, हर एक लेक्चर को सीरियल वाइज फॉलो करना, हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सभी लेक्चर्स में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया है। जो आपके मेरे पास कमेंट्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, DM आते हैं कि मैम लॉजिक लगाना नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस वाले कोर्स को फॉलो करो, मेरे साथ कोड तो बनाओ, बट ये भी समझने की कोशिश करो क्या मैं समझा रही हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ कि कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। अगर ये समझ आ गया ना कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये वाला लॉजिक कहाँ कहाँ पर और लग सकता है, ठीक है। और फिर से एक और बात बोलूंगी, 10 लोगों के कोर्स फॉलो करो, उसके बजाय एक जने का पूरा कोर्स फॉलो कर लो, फिर आप किसी और का भी कोर्स फॉलो कर सकते हो। एक का पूरा तो फॉलो करो। आप एक वाले का एक चैप्टर देख रहे हो, फिर किसी और वाले कोर्स का दूसरा चैप्टर देख रहे हो, फिर किसी और वाले का तीसरा चैप्टर देख रहे हो, ऐसा मत करो। एक पूरा कोर्स फॉलो कर लो, फिर आप किसी और का देख सकते हो, ठीक है, ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। तो सीरियल वाइज फॉलो करना, हर एक लेक्चर में आपको AI के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर भी AI का प्रोजेक्ट है, ये वाला तो ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, इसमें भी आपको AI के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। लूप में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ये वाला हमारा AI का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बल्क रिपोर्ट आप जनरेट करवा सकते हो। ये स्ट्रीमलेट क्या होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है, वो है। यहाँ पर टाइमर अलार्म वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको म्यूजिक कैसे लगाया जाता है वो भी मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। नमपाई का फुल कोर्स है, ये फॉलो कर लो, आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने आपको समझाया था कि न्यूमेरिकल अगर डाटा है तो फिर कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो आपको इससे अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक मेजर प्रोजेक्ट भी बताया मैंने। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एडवांस प्रोजेक्ट भी बताया, ठीक है। और उसके साथ साथ फंक्शंस में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ऊप्स कैसे काम करता है, फाइल आईओ कैसे काम करता है, क्योंकि AML मॉडल्स में फाइल्स की जरूरत होती है, हर तरह की फाइल को आपको हैंडल करना आना चाहिए, तो वो यहाँ पर समझ आ जाएगा आपको। फिर पांडास को देख लो, डाटा एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन कैसे होता है, ये आपको इससे समझ आ जाएगा। तो फुल कोर्स फॉलो करो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। और अगर आपके कॉलेज में जावा DSA का कोर्स है, अगर आप जावा भी सीखना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, फुल कोर्स अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हिस्टोग्राम। अब देखो यहाँ से ना थोड़ा सा एडवांस पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसे ध्यान से देखना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर ये मैटप्लॉटलिब का फुल कोर्स है वन शॉट में, तो फिर तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। अगर ये पार्ट 2 है तो फिर पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले उसे देखना, उसके बाद इसको देखना। अदरवाइज लॉजिक लगाने में भी दिक्कत आएगी, प्रोजेक्ट में भी दिक्कत आएगी, और बैकएंड में कैसे कोड काम कर रहा है उसमें भी दिक्कत आएगी, इसलिए पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद इस पर आना, ठीक है। चलिए अब हम हिस्टोग्राम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट शोज हाउ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जी हाँ,
हिस्टोग्राम एक ग्राफ की तरह होता है जहाँ पर ये शोकेस करते हैं हम कि डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो इस तरीके से ग्राफ होता है हिस्टोग्राम का। ओके, अब ना जैसे बार ग्राफ होता था वैसे ही है, बट वो जो बीच में डिस्टेंस होता था ना हर एक ग्राफ के बीच में, वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रेंज को शो कर रहे हैं। रेंज का क्या मतलब होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। और ये ना एक फ्रीक्वेंसी की तरह भी दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर कम है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी की तरह है। तो आप ना हिस्टोग्राम को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, हिस्टोग्राम इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इन रेंजेस। अब देखो रेंजेस का मतलब क्या होता है वो समझा रही हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। अभी फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना। हम जब स्कूल में थे वहां पर क्या होता था, ग्रेडिंग सिस्टम होता था। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में क्या बोलते थे, बट हमारे यहाँ पर एफए बोलते थे या फिर यूनिट टेस्ट बोलते थे। और वहां पर जब ग्रेडिंग सिस्टम होता था ना तो इस तरीके से होता था कि अगर 91 से लेकर के 100 तक के नंबर आए, ठीक है, 91 से लेकर के 100 तक के नंबर आए तो फिर ए प्लस ग्रेड आएगी। ओके, या फिर A1 बोल लीजिए, पर हम A प्लस A B प्लस इस तरीके से ले रहे हैं। अगर 81 से लेकर के 90 तक के मार्क्स आए, ओके, तो फिर कौन सी ग्रेड बनेगी, ए बनेगी। सिमिलरली अगर 71 से लेकर के 80 तक के मार्क्स आए तो फिर कौन सी ग्रेड बनेगी, बी प्लस ग्रेड बनेगी। तो अब ये क्या है, ये एक रेंज है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 91 से लेकर के 100 की रेंज में लाई कर रहे हैं तो फिर उसका परसेंटेज क्या होगा, ए प्लस होगा। अगर 81 से लेकर के 90 के बीच में रेंज में लाई कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ए ग्रेड होगी। तो ये क्या है, ये एक रेंज है। सिमिलरली अगर हमें इसको ग्राफ के फॉर्मेट में शोकेस करना है तो फिर क्या होगा, एक रेंज बन जाएगी 91 से लेकर के 100 के लिए, एक जो बार रहता है वो बन जाएगा ए प्लस के लिए। फिर सेकेंड बार बनेगा ए के लिए जो कि होगा 81 से लेकर के 90 के रेंज के लिए। थर्ड बार बनेगा बी प्लस के लिए जो कि होगा 71 से लेकर के 80 के रेंज के लिए। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या मतलब होता है यहाँ पे रेंजेस का। देखो यहाँ पर इमेजेस के थ्रू भी समझा देती हूँ। ये वाली हमारी फर्स्ट रेंज बन जाएगी, ये सेकंड रेंज बन जाएगी, ये थर्ड रेंज बन जाएगी। ओके, बट जो भी आप डाटा दोगे उस तरीके से डिफर करेगा थोड़ा सा, बट मतलब यही होता है कि रेंजेस है। जैसे कि यहाँ पर आप समझो 140 से लेकर के 150 तक की रेंज है। और वही जो मैंने आपको परसेंटेज का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 91 से लेकर के 100 तक की एक रेंज बन जाएगी, 81 से लेकर के 90 तक की रेंज बन जाएगी, 71 से लेकर के 80 तक की रेंज बन जाएगी, और एक एक सिंगल बार बन जाएगा जिसमें डिस्टेंस नहीं होगा, बिल्कुल चिपका चिपका सा ग्राफ बनेगा। ओके, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल फिर से मार्क्स का लिया है, बट अब इस बार मैं स्टूडेंट का ले रही हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे पास है और उनकी रेंज है 100। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, भले 30 है 40 है 50 है, कितने भी मान लो आप, और उनके जो मार्क्स लाए कर रहे हैं ना वो इसी रेंज के बीच में लाए कर रहे हैं, 0 से लेकर के 100 तक के। अब मैंने बोला है कि इस रेंज को ना आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 पार्ट में। अब मुझे आप बताओ कि अगर 0 से लेकर के 100 की रेंज को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो फिर क्या आंसर आएगा। देखो पहला बन जाएगा 0 से लेकर के 20, सेकंड बन जाएगा 21 से लेकर के 40, थर्ड बन जाएगा 41 से लेकर के 60, फिर फोर्थ बन जाएगा 61 से लेकर के 80, और फिफ्थ बन जाएगा 81 से लेकर के 100। करेक्ट। यही अगर मैं बोलूं कि इसको ना 5 पार्ट्स में मत डिवाइड करो, आप इसको ना सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 2 पार्ट्स में क्या बनेगा, पहला बनेगा 0 से लेकर के 50, सेकंड बनेगा 51 से लेकर के 100। करेक्ट। तो ये जो रेंजेस है इसको ना हम बिन बोलते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम के लैंग्वेज में, या फिर मैटप्लॉटलिब के लैंग्वेज में यहाँ पर हम बिन बोलते हैं। अब जहां पर मैं बिन लिखूँ ना, ये समझ जाना कि हम इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये रेंजेस है। अगर 2 लिखा है तो मतलब 2 रेंज में हम डिवाइड करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। 5 लिखा है तो 5 रेंज में हम डिवाइड करें, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब 5 बिन है वो। तो चलो रेंजेस तो हमने समझ लिया, अब ये भी हम समझ लेते हैं कि ये डाटा क्या है, क्योंकि जो रियल में जो डाटा शोकेस होगा ना वो तो यही डाटा शोकेस होगा। अब देखो इसका मतलब है क्या, वो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेंजेस तो ले ली 0 से लेकर के 20 तक की। इसका मतलब क्या है कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस रेंज में लाए कर रहे हैं। देखो फिर से बता रही हूँ स्टार्टिंग से, अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ आया तो मैंने बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स है। अब वो कोई से भी मार्क्स हो सकते हैं, बट उनकी रेंज 0 से लेकर के 100 के बीच में ही है। मैंने बोला 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, मतलब 5 बिन में इसको डिवाइड कर दो, 5 रेंज में इसको डिवाइड कर दो। वो हमने यहाँ पर कर दिया, देखो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि आप ये भी फाइंड आउट करो कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स उस रेंज में लाए कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट रेंज है 0 से लेकर के 20, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इस 0 से लेकर के 20 के रेंज में लाए कर रहे हैं, जो कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स। सेकेंड रेंज मैंने बनाई है 21 से लेकर के 40, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके बीच में लाए कर रहे हैं, जो कि है 12। ओके, थर्ड रेंज मैंने बनाई है 41 से लेकर के 60, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इस रेंज में लाए कर रहे हैं, जो कि 18। अब फोर्थ रेंज मैंने बनाई है 61 से लेकर के 100, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके बीच में लाए कर रहे हैं, 10। अब फिफ्थ जो आखिरी रेंज मैंने बनाई है वो है 81 से लेकर के 100। अब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके बीच में लाए करें, जो कि 5। तो अब जो बार बनेगा ना हिस्टोग्राम का वो इस तरीके से बनेगा। देखो फर्स्ट बार बनेगा 5 के लिए, सेकेंड बार बनेगा 12 के लिए, थर्ड बार बनेगा 18 के लिए। ओके, फिर फोर्थ बार बनेगा 10 के लिए,
और फिर से 5th बार बनेगा 5 के लिए। तो इस तरीके से कुछ हिस्टोग्राम हमारा बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट चीज कि हर एक जो यहाँ पर बार बनाया ना, इसका मतलब क्या है। कभी भी अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यू में या फिर क्वेश्चन में आ जाए, या फिर आपको पता भी होना चाहिए, इसलिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी पूछ ले कि ये जो हिस्टोग्राम में जो हर एक सिंगल बार होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। इसकी हाइट का मतलब है कि हमने जो रेंजेस बनाई है ना, उस रेंज का जो डाटा है वो डाटा क्या है, उसका जितना भी डाटा होगा ना वो इसकी हाइट होगी। जैसे यहाँ पर हमारा डाटा क्या था, स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इस रेंज में, तो स्टूडेंट हमारा डाटा हो गया। तो 5 है स्टूडेंट का डाटा, ठीक है, तो इसकी हाइट भी 5 ही है। सेकंड में क्या है, 12 है स्टूडेंट का डाटा, तो इसकी हाइट भी 12 है। तो इसकी हाइट का मतलब है कि आपकी जो भी वैल्यू है या जो भी डाटा है इस रेंज में, वो इसकी हाइट रहेगी बार की। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जुपिटर को यूज कर रही हूँ, VS कोड को भी कर सकते हो एज योर विश। ओके, डाटा में यहाँ पर मार्क्स दे रही हूँ। अब देखो मार्क्स हम बहुत सारा दे सकते हैं, कुछ भी मार्क्स दे दो एज योर विश। मैं दे रही हूँ 45, फिर दे रही हूँ 55, फिर दे रही हूँ 60। बट जो डाटा दूंगी ना वो रेंज यही रहेगी 0 से लेकर के 100 के बीच में। हाँ, ना उसके पहले ना उसके बाद में, उसके बीच में से। ओके, 60, फिर 70 दे दे क्या, चलो 70 दे देते हैं। उसके बाद 80, 85, फिर 90 दे दो। आगे पीछे भी आप दे सकते हो। हाँ, 40, फिर 50, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आगे पीछे भी हो ही सकते हैं। 72, 68, 77। अब देखो हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। और यूज किसे करेंगे, पाई प्लॉट को। तो plt.hist, हम इस वाले फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं हिस्ट को, जो कि क्रिएट कर देगा हमारा हिस्टोग्राम। अब देखो सबसे पहले तो हमें हमारा डाटा पास करना है। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस नहीं है, एक ही डाटा है, तो वही हमने यहाँ पर पास कर दिया है। क्योंकि ये जो डाटा है ना जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा है, ये क्या होगा, ये वाला डाटा होगा वाई एक्सेस के लिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर दे दिया। एक्स एक्सेस क्या होगा, एक्स एक्सेस होगा हमारे बिन की कितने रेंज में हम बता रहे हैं इस डाटा को। देखो ये क्या था, ये रेंज ही तो है। ये वाली फर्स्ट रेंज होगी जो कि 0 से लेकर 20 तक के। ये कौन सी होगी, सेकंड रेंज 21 से लेकर के 40 तक के। ये थर्ड रेंज 41 से लेकर के 60 तक के। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बिन आएगा और यहाँ पर आएगा नंबर्स, मतलब मार्क्स जो स्टूडेंट्स के वो। अब एक्स और वाई एक्सेस का यहाँ पर डाटा दे देते हैं। सबसे पहले मार्क्स आएगा, उसके बाद बिन आएगा। बिन क्या रहेगा, जो कि रेंज पे लाई कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो बिन्स हम 5 पार्ट में इसको डिवाइड कराना चाहते हैं, तो 5 लिख दिया। आप 3, 4 आपकी मर्जी, आपको जो भी देना आप दे सकते हो। अब हमें लेबल देना होगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए। एक्स लेबल मार्क्स रेंज, अब plt.y लेबल, अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये वाला हमने दोनों लेबल्स दे दिए एक्स और वाई एक्सेस के लिए। अब थोड़ा आप टाइटल भी दे दो, क्योंकि बिना टाइटल के तो समझ आएगा नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर हमने टाइटल भी दे दिया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम इसे शो करवा लेते हैं, डॉट शो। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया है क्या। देखो बहुत अच्छा लग रहा है हमारा हिस्टोग्राम। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हमने तो 5 रेंजेस में इसको डिवाइड करा था, ये तो 5 रेंज दिख ही नहीं रही है, ये तो 3 रेंज ही दिख रही है। हाँ, क्योंकि कई बार उसकी हाइट भी तो सेम हो सकती है ना। ये 5 रेंज इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि देखो यहाँ पर तो 5 था। ये वैसे एग्जाम्पल दूसरा है, बट मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ इसी एग्जाम्पल से। देखो इसकी भी हाइट 5 है, इसकी भी हाइट 5 है, दोनों के अगर साथ में है और वो पास पास है बार, तो फिर तो हमें समझ नहीं आएगा कि रेंज कहाँ पर अलग हो रही है, कहाँ पर चेंज हो रही है। तो उसके लिए आप एक काम करो, एज का कलर दे दो यहाँ पर। अब देखो एज का कलर क्या होता है, एज का कलर का मतलब होता है कि जो बार है ना, एक सिंगल बार की लाइन हो जाएगी, बॉर्डर बन जाएगी, ताकि हमें समझ आ जाएगा कहाँ से एक बार खत्म हो रहा है, कहाँ पर दूसरा बार शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, रेड या ऑरेंज कर दे क्या, ऑरेंज कर देते हैं इसका कलर। और एज कलर भी दे देते हैं ताकि इसकी बॉर्डर भी बन जाए, ताकि हमें समझ आ जाए कि कहाँ पर एक बार खत्म हो रहा है, कहाँ से दूसरा बार शुरू हो रहा है। ब्लैक, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, अब ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्लियर भी लग रहा है ना। तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट बार है, ये फर्स्ट रेंज है, देखो 40 से लेकर के 50, फिर सेकंड रेंज है 50 से लेकर के 60, फिर थर्ड रेंज है 60 से लेकर के 70, 70 से लेकर के 80 और 80 से लेकर के 90। अब आप सब सोच रहे होंगे जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा जीरो से दिया ही नहीं है ना। यहाँ पर सबसे लीस्ट डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 40 से, तो ऑब्वियसली वो रेंज भी यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर जीरो दे देती तो फिर वो जीरो से स्टार्ट करता। इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पूरा जूम करके बताते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी डाटा है ही नहीं और वो फालतू में भी लिख के बता भी देगा, तो खाली प्लेस बताएगा, मतलब एम्प्टी स्पेस आएगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए एक और बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है, फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बिन यहाँ पर मैंने लिखा था 5, तो इसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बराबरी से, है ना। देखो लीस्ट डाटा यहाँ पर क्या था, 40 था,
और मैक्सिमम क्या था 90 था। तो देखो इसने कितने अच्छे से डिवाइड करा, 40 से लेकर के 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब ये मत सोचना कि 0 0 वैल्यू ही रहेगी यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अगर आपने डाटा थोड़ा आगे पीछे दे दिया, इस तरह का डाटा दे दिया जहां पर रेंजेस अलग तरीके से बतानी है, जैसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है या 5 या 7 फॉर एग्जाम्पल, अगर डाटा इस तरीके से है जहां पर रेंजेस बन रही है 40 से लेकर के 52, 52 से लेकर के 58, 58 से लेकर के 69, इस तरीके से भी लाइक कर सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि जहां पर लास्ट वैल्यू 0 होगी या 45 से 55, 55 से 65, ऐसा नहीं है। कैसे भी लाइक कर सकता है, बस उसको डिवाइड करना उस रेंज में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जितना भी हम बिन देंगे उस हिसाब से वो डिवाइड करेगा, जो भी यहाँ पर डाटा शो होगा उस हिसाब से। और ये जो बार की जो हाइट है, इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, या जो भी हमें डाटा शोकेस करना है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला बार है उसमें क्या बता रखा है, 40 से लेकर के 50 तक की रेंज बताई है। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पे 40 से लेकर के 50 नहीं, 40 से लेकर के 49 तक के। ओके, सो पहला तो 40 वाला हो गया मार्क्स, और सेकंड कौन सा हो गया, 45 हो गया। तो 2 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 पे रुक गया ये, ठीक है। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से लेकर के 59 तक के। अब 50 से लेकर के 59 कितने हैं, ये तो 1 है, और सेकंड 55 है, तो 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 बताया। थर्ड 60 से लेकर के 69 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 60 से लेकर के 69 तक के 1, 2 और 3। देखो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर इसने 3 वाली हाइट पे है, और बाकी के 2 आप खुद देख लेना। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमारा हिस्टोग्राम काम करता है और कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी रेंजेस का काम है ना, वहाँ पर आप हिस्टोग्राम का यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 2 लाइन ग्राफ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बोल दिया था। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, उसके बाद ये समझा दूंगी कि एमएल में कैसे यूज होता है। कोड सेम रहेगा, बस एग्जांपल अलग रहेगा, तो वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। पहले इसका कोड बना लेते हैं हम। तो अब देखो 2 लाइन ग्राफ कहाँ पर यूज किया जाता है, whenever we want to compare two things over time we use a two line graph। जहां पर भी आपको 2 चीजों का कंपैरिजन करना है ना ओवर टाइम पर, तब आप इसका यूज कीजिए। एग्जांपल के लिए, आपके पेरेंट आपको हर महीने पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है। अब आपको ये ट्रैक रखना है कि पेरेंट्स ने कितनी पॉकेट मनी हमें दी और हमने कितनी स्पेंड करी है। तो 2 डाटा हो गया। पहला, अगर हम लाइन ग्राफ का यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, ऑब्वियसली लाइन ग्राफ बना रहे तो पहली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, कितने पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी थी, और सेकंड लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी कि कितना हमने स्पेंड करा है। तो दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। इस तरीके का अगर कुछ भी काम करवाना है आपको, तो फिर आप 2 लाइन ग्राफ का यूज कर सकते हैं। और एमएल वाला एग्जांपल हम बाद में समझेंगे, पहले इसका कोड बना लेते हैं। तो पहला डाटा होगा हमारा मंथ का, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस दोनों का हमें डाटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 डाटा देना पड़ेगा। पहला तो एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस, और थर्ड जो एक और लाइन रहेगी ना एक्स्ट्रा, उसका भी डाटा देना होगा, इसीलिए, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन से मंथ में कितनी हमें पॉकेट मनी मिली थी और कितना हमने स्पेंड किया है। तो फर्स्ट हो गया जनवरी, सेकेंड हो गया हमारा फेब, थर्ड हो गया हमारा मार्च, और फोर्थ हो गया अप्रैल। आई थिंक 4 डाटा इनफ है। अब नेक्स्ट होगा हमारा प्लान मनी, या फिर आप पॉकेट मनी भी लिख सकते हैं, एज योर विश। मैं प्लान मनी लिख रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप डाटा दे दीजिए कि हर महीने कितना हमें मिला था। तो मुझे मिला था 1000, फिर सेकेंड मंथ में भी 1000 मिला, थर्ड मंथ में हमें मिला 1200, और फोर्थ मंथ में भी हमें 1200 मिला। ओके, अब जो एक और डाटा आएगा वो क्या आएगा, स्पेंड मनी, कि हमने कितना स्पेंड किया है। तो स्पेंड किया है पहले मंथ में 800, सेकेंड मंथ में 950, थर्ड मंथ में 1100, फोर्थ मंथ में 1300। अब सेकेंड हम प्लॉट करवाएंगे हमारी फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड वाली लाइन को प्लॉट करवाएंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए सबसे पहले एक्सिस का डाटा दे दो, जो कि होगा मंथ्स, उसके बाद फिर प्लान्ड मनी। फिर अब यहाँ पर आप मार्कर भी सेट कर सकते हो। मैं मार्कर इसका अलग सेट करूंगी और सेकेंड वाली लाइन का अलग करेंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे और अलग अलग दिखे। तो ओ ही सेट कर देते हैं, ताकि थोड़ा बड़ा वाला सर्कल यहाँ पर आए। फिर इसका लेबल दे दो आप, इसका लेबल होगा प्लान्ड मनी। तो अब सेकेंड वाली लाइन को हम प्लॉट करवाते हैं, मतलब सेकेंड वाले डाटा को प्लॉट करवाते हैं, और इसका भी होगा तो मंथ सी, बट इसका जो एक्सेस होगा वाई एक्सेस वाली, वो होगी स्पेंड मनी। अब उसके बाद मार्कर जो होगा इसका, वो होगा एस दे देते हैं हम, या फिर ट्रायंगल भी दे सकते हो, एज योर विश। और उसके बाद हम लेबल इसका दे देते हैं मनी स्पेंड, या स्पेंड मनी, एज योर विश। ये अब लेबल्स भी देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लेबल दिया था उसका मतलब तो वो था ना कि ग्रीन कलर का अगर लाइन है तो फिर वो इस वाले डाटा को शो कर रहा है, ऑरेंज वाली लाइन है तो इसको शो कर रही है, इसीलिए। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए तो हमें अब लेबल देना पड़ेगा, तो वो भी दे देते हैं। तो एक्स एक्सिस में मंथ शो हो जाए, और पीएलटी डॉट वाई एक्सिस वाले लेबल पे शो हो जाए हमारा डाटा, जो कि होगा अमाउंट रुपीज, या एज योर विश, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो अच्छे से।
ठीक है, उसके बाद हम टाइटल भी शोकेस करवा लेते हैं, प्लान्ड वर्सेस स्पेंड मनी। आप लीजेंड भी शो करवा लेते हैं इसको। उसके बाद पीएलटी डॉट ग्रिड, ग्रिड आपकी मर्जी, आपको देना हो तो दो, या फिर चलो जाने ही देते हैं, पीएलटी डॉट शो करा लेते हैं डायरेक्ट। चलिए अब रन करके देखते हैं हम इसको। अब यहाँ पर ये एरर क्यों बता रहा है, अच्छा यहाँ पर मंथ लिखा है, यहाँ पर मंथ्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी मंथ से कर देते हैं। चलिए फिर से रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ऑरेंज वाली लाइन है ना ऊपर क्यों जा रही है ये देखते हैं हम। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ज्यादा डाटा दिया था ताकि आपको और अच्छे समझ आए। प्लान मनी मतलब हमें पॉकेट मनी तो 1200 ही मिली थी, बट हमने स्पेंड तो 1300 कर दिए। तो ये जो ऑरेंज वाली है ये शोकेस कर रही है कि कितना हमने स्पेंड करा, तो ये और ऊपर चले गया है ना। सो इस तरीके से पूरा डाटा शो होता है। और लीजेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सी वाली लाइन कौन सा वाला मार्कर क्या शो कर रहा है, वो यहाँ पर बता देगा, जिससे हमें और ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। और जब भी आपको कोई दो डाटा के बीच में कंपैरिजन शोकेस करना है तब आप इस वाले ग्राफ का यूज कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आई होप आपको समझ आ गया। अब देखो जो मैंने एमएल मॉडल का आपको बताया था कि मशीन लर्निंग में इसको कैसे यूज किया जाता है वो आपको समझा रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कोई इमेज जनरेशन का एआई मॉडल बनाया है, या फिर चैट जीपीटी जैसा बनाया है, या फिर जेमिनाई जैसा बनाया कि वो इमेज जनरेट करवा पा रहा है। जब मैंने उसको ट्रेन कर रही हूँ तब मैंने कुछ उसको डाटा दूंगी, उसको ट्रेन करूंगी और वो उसके लिए काम कर जाएगा। बट जब वो वाला एमएल मॉडल टेस्टिंग पे जाएगा तब तो फिर अलग तरीके का भी डाटा देना होगा ना, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि हर कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए जेमिनाई जब बना, जिन भी डेवलपर्स ने बनाया उस टाइम पे उन्होंने कुछ डाटा दिया होगा, उस हिसाब से उसको रन करके देखा और वो काम करा था। हम ह्यूमन से हम थोड़ा अलग तरीके का भी तो डाटा दे सकते हैं और तब भी उसे काम करना आना चाहिए। अगर वो थोड़ा अलग तरीके की डाटा पे काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको ऐसे दो कंडीशन पे डाटा शोकेस कराना है अपने ग्राफ में तब आप इसका यूज कीजिए। दो कंडीशन कैसी होगी, पहली जब उसको ट्रेन किया जा रहा है तब उस वाले डाटा के साथ वो कैसे काम कर रहा है, जब उसको टेस्टिंग पे भेजा जा रहा है और नए तरीके का डाटा उसको दिया जा रहा है तब वो कैसे काम कर रहा है। तो दो डाटा हो गया, पहला ट्रेनिंग वाला डाटा, उस पर उसकी इफिशियंसी कैसी थी। सेकंड, जब उसको टेस्टिंग पे भेजा गया और नए तरीके का डाटा दिया गया है तब उसकी इफिशियंसी कैसी थी। इस तरीके से अगर दो का कंपेरिजन आपको करना है तब भी आप लाइन वाले ग्राफ का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई ना सिमिलर होता है हमारे पाइपलॉट से, जैसे कि हम अभी तक के कोड का से बनवा रहे थे मैटप्लॉटलिब पाइपलॉट से। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई को यूज करके बनाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी भी है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी को यूज करेंगे, फिगर और एक्सिस। अब इसका मतलब फिर से समझा रही हूँ क्या होता है, वैसे हम समझ चुके हैं बट एक और बार देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर यूज करेंगे। फिगर का मतलब होता है ये पूरा पेज, देखो ये वाला पूरा पेज जहां पर हमारा ग्राफ बन रहा है। एक्सिस का मतलब होता है ये एरिया जहां पर ग्राफ बन रहा है। ओके, तो अभी तक के हम क्या कर रहे थे, हम पाइपलॉट को जब यूज करते थे ना तो सारा कंट्रोल होता था इसके हाथ में, पाइपलॉट के हाथ में, वही क्रिएट करके देता था हमें ग्राफ। अब सारा कंट्रोल हम हमारे हाथ में लाएंगे और अब हम एक्सेस को बोलेंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। पहले सारा कंट्रोल था उसके पास, अब सारा कंट्रोल रहेगा हमारे पास। तो इस वाली कंडीशन में ना ज्यादा बेहतर होता है जब भी आप डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, डाटा साइंस वाली फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर एएमएल डेवलपर बनना चाहते हो, क्योंकि वहां पर क्या रहेगा, बहुत बड़े लेवल का भी डाटा होगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करना पड़ेगा। और बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है कि एक डाटा के लिए एक ग्राफ बन गया फिर दूसरे डाटा के लिए दूसरा ग्राफ कहीं और पर बन रहा है, नहीं, एक ही जगह पे बहुत सारे ग्राफ बने जाते हैं। तो वहां पर क्या रहेगा, पाई प्लॉट को जब आप यूज करोगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। और वही जब आप एक से ज्यादा डाटा के ऊपर काम करोगे तो सारा कंट्रोल आपको अपने हाथ में लाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो उसके लिए आपको एक से ज्यादा ग्राफ बनाने पड़ेंगे एक ही पेज पर, तो उसके लिए आप यूज करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का। अदरवाइज आप पाइपलॉट का भी यूज कर सकते हो। बिगनर के लिए पाइपलॉट ज्यादा बेहतर है, एक्सपीरियंस्ड के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई ज्यादा बेहतर है। कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का कोड लिखने का तरीका लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा मेथड्स में चेंजेस होता है, बाकी कुछ नहीं। और बार एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे थोड़े बड़े वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसका फर्स्ट डाटा मुझे शोकेस करना है लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में, ठीक है। सेकेंड डाटा मुझे शोकेस करना है बार ग्राफ में, ठीक है। अब थर्ड डाटा मुझे शोकेस करना है यहाँ पर पाई चार्ट में, और सारे डाटा अलग अलग है। फोर्थ डाटा मुझे शोकेस करना है हिस्टोग्राम में, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में बड़ी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अगर आप पाइपलॉट को यूज करोगे तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, उसके हाथ में होगा। तो आप उसको बताओगे कैसे कि अच्छा इस वाले लाइन ग्राफ में आपको ये चेंजेस करना है, फिर आपको इस वाले बार ग्राफ में ये चेंजेस करना है, फिर आपको हिस्टोग्राम में ये चेंजेस करना है, फिर आपको चार्ट में ये वाला चेंजेस करना है। वही अगर सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा तो हम काफी क्लियरली उसको बता सकते हैं कि तुम्हें ये काम करना है इस वाले ग्राफ में। अदरवाइज वो गलत भी काम कर सकता है। हमने बोला है कि तुम कलर चेंज करो इस बार ग्राफ का और उसने चेंज कर दिया लाइन ग्राफ का, तो
हमने कोई सा और डाटा ऐड करा है पाई चार्ट में और उसने चेंजेस ला दिया हिस्टोग्राम में, तो इस कंडीशन में जब भी आपको बड़े लेवल के डाटा पर काम करना है और एक टाइम पर बहुत सारे ग्राफ बनाने हैं और सभी का कंट्रोल अपने हाथ में लाना है, तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का यूज करो। ठीक है, इसका कोड कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला डाटा मैं डेज का ले रही हूँ यहाँ पर। इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि कौन से दिन स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है, 4 5। ठीक है, इतना काफी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी आज। अब यहाँ पर भी हम डाटा दे देते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये कोर होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का, इसलिए इस वाली लाइन को ध्यान से देखना है क्योंकि अब सारा कंट्रोल हमारे हाथ में, तो हमें अब एक एक करके इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। पहले हम क्या करते थे, पीएलटी डॉट प्लॉट लिखो, सारा काम कर देता था। अब इस वाली लाइन से हम बता रहे हैं इसको। ठीक है, FIG मतलब फिगर लिख रहे हैं, इसका काम होगा कि एक फिगर क्रिएट कर दे, पूरा कैनवास क्रिएट कर दे, पूरा पेज क्रिएट कर दे। उसके बाद एक्सिस, एक्सिस का काम होगा कि एक्सिस वाला एरिया क्रिएट कर दे जहां पर भी हम ग्राफ पर काम करेंगे। ठीक है, तो उसको हम बता रहे हैं। अब इस वाली लाइन से ये पूरा एक्सिस भी क्रिएट कर देगा और कैनवास भी क्रिएट कर देगा। PLT डॉट सब प्लॉट्स। ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमें प्लॉट जो करवा रहे हैं, हम ग्राफ जो बनवा रहे हैं, वहां पर हमें क्या डाटा शोकेस करवाना है वो डाटा भी यहाँ पर दे दो। अब हम AX का यूज करेंगे जैसे हम वहां पर PLT का यूज करते थे। देखो यहाँ पर लिखा भी AX डॉट प्लॉट, एक्सिस पे आप प्लॉट करवाओ और डाटा क्या रहेगा प्लॉट कराने का, सबसे पहला रहेगा डेज, उसके बाद रहेगा स्टडी आज। मार्कर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, कलर हम पर्पल दे देते हैं, लेबल्स भी देने पड़ेंगे, टाइटल भी देने पड़ेंगे, तो वो भी हम दे देते हैं। यहाँ पर भी हम PLT का यूज नहीं करेंगे, हाँ AX का यूज करेंगे, एक्सिस का। तो एक्सिस को हम बोल रहे हैं सेट कर दो अब एक्स लेबल। देखो सिंटेक्स लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है ना। डेज और y वाले का भी दे देते हैं, AX डॉट सेट कर दो y एक्सिस का लेबल। ठीक है, स्टडी आज। इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रही हूँ ताकि आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, हिंदी में समझा रही हूँ कि अच्छे से आप समझ लो कि इस पूरे सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। एक्स को यूज करके एक्सिस को हम बोल रहे हैं कि आप सेट कर दो वाई वाले एक्सिस का लेवल, जो कि हमने यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर लिखा है। ठीक है, और बाकी गूगल तो है ही सही, है ना, वहां पर हम एक्स्ट्रा चीजें सर्च कर ही सकते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो सारी चीजें। अब देखो, अब हम टाइटल को सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं हम, स्टूडेंट स्टडी प्रोग्रेस। चलिए अब शो भी करवा देते। ग्रिड अगर आपको शो करानी है तो करवा लेना, एज योर विश, मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है जी, चलिए अब रन करते हैं इसको। देखो बहुत अच्छे से बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, बस सिंटेक्स चेंज करा है, ग्राफ वैसे ही बनता है जैसे वहां पर बनता है, बस ये कंट्रोल सारा हमारे हाथ में, और हम हर एक चीज में एक्सेस को बोल रहे हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, बस इतना काम कर रहे हैं हम। ओके, तो अगर एक से ज्यादा भी आपको ग्राफ बनाना है तो बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल प्लॉट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हो ना, आप किसी भी वेबसाइट देख लो या कोई ऐप देख लो जो मार्केट में है, वहां पर जो डैशबोर्ड रहता है वहां पे एक ही ग्राफ नहीं रहता, एक से ज्यादा ग्राफ रहता है, क्योंकि उन्हें डाटा अलग अलग तरीके से शो करना रहता है और अलग अलग डाटा को शो करना रहता है इसीलिए। तो अगर आप डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंस की जॉब में जाते हो या ML डेवलपर में भी आपको डाटा का कुछ भी काम करना है, ऐसे कंडीशन में आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक से ज्यादा ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। उस कंडीशन में ये वाले कोड की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम बना लेते हैं। अब ये वाला कोड मैं आपको एंड में समझाती हूँ, बट मिडिल में से समझा रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 3D ग्राफ, उसमें इसका भी कोड यूज करेंगे और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का भी यूज करेंगे। ध्यान से देखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है थोड़ा सा बैक करना, फिर से वाला पार्ट देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका कोड बना के देख लेते हैं, हम जुपिटर पे बना लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर 3 डाटा होने वाला है। पहला डाटा होगा जो कि कॉमन रहेगा, यहाँ पर 2 ग्राफ में बनाऊंगी। हाँ, पहला डाटा रहेगा डेज का, ठीक है, वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अब सेकंड डाटा होगा जो कि होगा स्टेप्स के लिए, जो कि होगा फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए। ठीक है, सेकंड डाटा फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए जो कि होगा स्टेप्स, और सेकंड डाटा सेकंड वाले ग्राफ के लिए होगा कैलोरीज। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में हम शो करा रहे हैं कि एक पर्सन ने कौन से दिन पर कितनी स्टेप वॉक करी, और सेकंड वाले ग्राफ में हम ये शो करा रहे हैं कि कौन से दिन पर उस पर्सन ने कितनी कैलोरीज इनटेक की। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब इसका कोड बना के देखते हैं। तो सबसे पहले डाटा दे देते हैं, डेज का तो दे रखा है हमने, स्टेप्स का भी यहाँ पर डाटा दे देते हैं। ठीक है, स्टेप यहाँ पर 3000 स्टेप वॉक करी है पहले दिन में, सेकेंड दिन में इसने 4500 वॉक करी है, सॉरी 45,000 ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, फिर 6000 इसने वॉक करी है, फिर 7000,
और फिर 8000। अब कैलोरीज का भी डाटा यहाँ पर दे देते हैं, जो कि सेकेंड ग्राफ के लिए सेकेंड डाटा होगा 180 कैलोरीज सेकेंड टू 20। अभी कैसे भी समझ लो, हाँ, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा है, एज योर विश, है ना। बस मुझे आपको बताना है कि कैसे ये कोड काम करता है और कैसे आप एक से ज्यादा ग्राफ बना सकते हो एक ही टाइम पर। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि दो ग्राफ क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग पेज पे, नहीं, एक ही प्लॉट क्रिएट हो रहा है और उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वहां पर पहले पार्ट में एक ग्राफ होगा, सेकंड पार्ट में दूसरा ग्राफ होगा, अलग अलग नहीं क्रिएट करा है, एक ही प्लॉट को दो पार्ट में डिवाइड करके वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सब प्लॉट। समझ आ गया। सबसे पहले हम ना फर्स्ट वाला ग्राफ ही प्लॉट कराते हैं और फिर सेकंड वाले पे बाद में काम करेंगे, ठीक है। PLT डॉट सब प्लॉट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, 1 2 1। इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर ना कितनी रोज रहेगी और कितने कॉलम्स रहेंगे वो बता रही हूँ। अभी रोज और कॉलम में शायद आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं डायग्राम के साथ आपको समझा देती हूँ। ये एक एरिया है, इसको आप एक रो की तरह समझो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि इस वाले एरिया में आपको दोनों ग्राफ को बताना है। कैसे बताओगे वो शोकेस करा रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट रो मतलब एक ही रो होनी चाहिए, तो देखो एक ही रो है, आप इस पूरे को एक रो की तरह समझ लो, ठीक है, एक ही रो है। फिर बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर 2 मतलब दो कॉलम होने चाहिए। तो अपना जो सब प्लॉट है ना, मतलब जो एक एरिया हमने बना रखा है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड कर दिया, अब क्या हो, यहाँ पर दो कॉलम्स बन गए, बिल्कुल दो कॉलम्स बन गए। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है ना, वो फर्स्ट वाले कॉलम पर लाई करना चाहिए, मतलब इस वाले ग्राफ की बात हो रही है, इस वाले ग्राफ की बात हो रही है। अब देखो अगर नहीं समझ आया फिर से बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नंबरिंग इधर से उधर हो गई तो आपने काम करा हुआ किसी और ग्राफ पर हो जाएगा किसी और ग्राफ पे, इसीलिए, ठीक है। मैं यहाँ पर कुल मिला के बोल रही हूँ 1 to 1 का मतलब है टोटल यहाँ पर एक रो है, कॉलम दो है, बट हम काम करवाना चाहते हैं पहले कॉलम पे। इसका मतलब है रो, इसका मतलब है कितने टोटल कॉलम से, और इसका मतलब है कौन से वाले कॉलम पर आप काम करवा रहे हो करंटली। मैं पहले वाले ग्राफ पे काम करा रही हूँ जो कि फर्स्ट कॉलम पे है, इसीलिए अगर आप इस वाले कॉलम पे काम करवाना चाहते हो जो कि सेकंड है, तो डाटा किस हिसाब से आपको देना पड़ेगा, 1 2 2। टोटल 1 रो है, दो कॉलम से, और सेकंड वाले कॉलम में जो ग्राफ है ना उस पे काम करवाना चाहते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डाटा देना होगा, ठीक है, क्योंकि डाटा नहीं दिया ना, वो उसने एरिया तो ले लिया, उसको ये तो समझ आ गया कहाँ पर प्लॉट कराना है, बट डाटा भी तो देना पड़ेगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का। तो वो हम यहाँ पे डाटा दे रहे हैं, डेज, स्टेप्स, ऐसी लगा हुआ है ना स्टेप्स में, हाँ। उसके बाद मार्कर जो कि मैं ओ दे रही हूँ, ठीक है, इतना भी हमारा काम हो गया। अब इसका टाइटल भी सेट कर देते हैं, PLT डॉट टाइटल। डेली स्टेप्स हमने यहाँ पर टाइटल भी दे दिया है। अब देखो यहाँ पर हम शो करा के देखते हैं, हाँ एक और भी ग्राफ बनाना है बट एक बार मैं आपको शो करके बता रही हूँ, PLT डॉट शो, ठीक है। ये इसने एरर इसलिए बता दिया है क्योंकि PLT लिखना था, ये मैंने प्लॉट लिख दिया, ठीक है। फिर से रन करते, देखो इसने पहला वाला ग्राफ बता दिया शो करके और अच्छा लग रहा है, सही बता रहा है। हमें सेकंड वाले ग्राफ के बारे में बताना है कि उसको कहाँ पर शो कराना है हमें, ठीक है। तो सेकंड वाला ग्राफ होना चाहिए उसी रो में, क्योंकि एक ही रो है, दो कॉलम है, और सेकंड नंबर वाले कॉलम पे हमें काम करवाना है। तो ठीक है जी, ये हमने काम करा दिया। अब उसके बाद जो डाटा रहेगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पर हम डाटा दे देते हैं। अब ये जो स्टेप्स थी, स्टेप्स की जगह हमें कैलोरीज शो करानी, स्टेप्स शो नहीं करानी, तो कैलोरीज लिख देते हैं हम, ठीक है। अब मार्कर एस कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग लगे, और इसका कलर कर देते हैं हम रेड। अब जो लास्ट है वो टाइटल भी शो करा लेते हैं इसका, PLT डॉट टाइटल कैलोरीज बॉन्ड। चलिए अब रन करके देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है और सही तरीके से बता रहा है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, एक और चीज भी बाकी है जो कि है टाइट लेआउट। देखो टाइट लेआउट का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देती हूँ। PLT एक और फंक्शन का नाम है ये, टाइट लेआउट। जैसे कि इसका एडजस्टमेंट कर देता है कुल मिला के ये, अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, इधर उधर हो रहा है, तो एडजस्ट कर देगा ये पूरे पेज के हिसाब से। देखो अब रन करते हैं। देखो वैसे पहले भी सही से ही बता रहा था, बट कभी सभी सही से नहीं बताता है, तो फिर आप टाइट लेआउट को यूज कर सकते हो, तो ये बराबरी से अच्छे से एडजस्ट कर देगा दोनों ग्राफ को, कुल मिला के प्रेजेंटेबल दिखेगा ये, ठीक है, बस इसीलिए यूज किया जाता है इसको। तो चलिए हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 3D ग्राफ। अब ये बहुत ज्यादा अच्छा सा दिखने वाला है। हाँ, ग्राफ थोड़ा सा यूनिक भी होगा क्योंकि यहाँ पर जो बैकग्राउंड होगा ना, आप ग्रिड बोल सकते हैं, वो 3D फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर मैं स्कैटर्ड प्लॉट क्रिएट करी हूँ 3D में, आप कोई और सा भी कर सकते हो एज योर विश। अब 3D है तो ऑब्वियसली 3 एक्सेस भी होंगे, 3 एक्सेस है तो 3 डाटा भी देना पड़ेगा।
पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि कब आपको समझ आएगा कौन सा डाटा एक्स एक्सेस पे देना और कौन सा वाई पे देना है, कौन सा जेड पे देना है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। पार्ट 1 में आप ज़्यादा डिटेल देख लेना। हाँ देखो, एक्स और वाई एक्सेस का तो मैंने आपको वहाँ पर बता ही दिया था। जब 3D आप बना रहे हो ग्राफ और 3 एक्सेस है तो फिर आप क्या करना, अगर आपको 2 फीचर पे काम करना और रिजल्ट भी दिखाना है तो फर्स्ट फीचर आप एक्स एक्सेस पे दे दो, वाई एक्सेस पे सेकंड फीचर दे दो और थर्ड वाले पे रिजल्ट दिखा दो। कुल मिला के अगर आपके पास एक से ज़्यादा डाटा है तो जो 2 डाटा है ना वो एक्स और वाई एक्सेस पे लगा दो, और जो रिजल्ट के फॉर्मेट में होगा डाटा या फिर जो आउटपुट है उस तरीके का डाटा आप जेड एक्सेस पे दे दो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, अगर एज और एक्सपीरियंस है तो फिर जो सैलरी होगी वो क्या होगी, एक आउटपुट के फॉर्मेट में या फिर रिजल्ट के फॉर्मेट में, उसको जेड एक्सेस पे दे दो और एक्स और वाई पे आप एज और एक्सपीरियंस दे सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पर स्कैटर प्लॉट क्रिएट करेंगे। हाँ एक और चीज आपको बतानी है, अभी तो हम यहाँ पर जुपिटर यूज कर रहे हैं तो कोई सी भी चीजें आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मैटप्लॉटलिब आप लिखोगे आपका काम हो जाएगा। कोई और जगह आप कोड लिख रहे हो तो फिर इसको इंपोर्ट करना मत भूलना, अदरवाइज वो एरर बताएगा। 3D में कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, बस ये टूल किट को हम इंपोर्ट करा रहे हैं जो कि 3D के लिए काम करेगा, ये आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए। अब ये यहाँ पर डाटा दे रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो 3 डाटा मैंने यहाँ पर ले लिया है, एक्स वाई और जेड को। जेड को आप एक तरीके से आउटपुट की तरह समझ लो या रिजल्ट की तरह समझ लो, ठीक है। अब देखो इसका कोड कैसे बनाएंगे 3D फॉर्मेट में स्कैटर्ड प्लॉट के लिए। सबसे पहले FIG, और एक और चीज यहाँ पर ना हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API का भी यूज करेंगे जो वहां पर मैंने कोड बताया था थोड़ा सा, और इस वाले कोड का भी यूज करेंगे जो भी हमने सबप्लॉट वाले में देखा था, तो दोनों कोड का हम यूज करेंगे, ध्यान से देखना। इसलिए देखो FIG मतलब सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि आप एक फिगर को क्रिएट कर लो, एक कैनवास को क्रिएट कर लो, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद एक्सेस का भी बोल रहे हैं हम कि आप एक्सेस भी क्रिएट कर लो, वो एरिया क्रिएट कर लो जहां पर भी हमें ग्राफ को बनाना है। तो FIG डॉट एड सबप्लॉट, एड सबप्लॉट आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने वहां पर एक लाइन में लिखा था ना वो, बट यहाँ पर हमें कुछ चीजें और भी देनी है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। एड सबप्लॉट, अब सबप्लॉट में आपको कहाँ पर ये वाले ग्राफ को ऐड करना है, देखो पहले मैंने क्या बताया था, एक रो होगी, 2 कॉलम होगी और पहले नंबर वाले कॉलम पे हमें शो करना है। यहाँ पर एक ही ग्राफ शो करना है, एक ही रो रहेगी, एक ही कॉलम रहेगा और फर्स्ट वाले कॉलम पे ही हमें शो करना है। तो फर्स्ट रो एक ही कॉलम रहेगा और फर्स्ट वाले कॉलम पे ही हमें शो करना है, ठीक है। प्रोजेक्शन इसका रहेगा 3D, प्रोजेक्शन इसका रहेगा 3D। इसके बाद मुझे क्रिएट करना है स्कैटर प्लॉट। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API वाला ही मैं कोड यूज कर रही हूँ, इसलिए एक्सेस को यूज कर रही हूँ। AX डॉट स्कैटर मतलब इससे स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। देख लो सिंटेक्स सेम ही है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा। एक्स वाई और जेड वाला डाटा यहाँ पर हम पास कर देते हैं। चलिए जी, ये भी डाटा हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब आप लेबल भी दे सकते हो, लेबल देना चाहो तो दे ही देते लेबल भी, उसके बाद हम फिर रन करके देखेंगे। AX डॉट सेट एक्स लेबल फीचर 1। आप कोई और सा भी क्वेश्चन ले सकते हो और उसके लिए बना सकते हो, हम नॉर्मली ले रहे हैं कि फीचर 1 फीचर 2 और रिजल्ट बस, ठीक है जी। ये हो गया हमारा वाई एक्सेस के लिए और यहाँ पर हम शो करा रहे हैं फीचर 2, और यहाँ पर हम आउटपुट बोल लो या फिर रिजल्ट बोल लो एज अ विश। चलिए जी, और यहाँ पर जेड एक्सेस, ठीक है। तीनों के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब एक बार इसका टाइटल भी दे देते हैं, PLT डॉट टाइटल 3D ग्राफ या फिर 3D ग्राफ विजुअलाइजेशन एज योर विश। यहाँ पर ना ये 3D ग्राफ है ना तो आपको ग्रिड देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 3D फॉर्म में ग्रिड बताएगा ये, ठीक है। देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारा ग्राफ, 3D में है, ग्रिड भी बता रहा है, जो कि हमने इसे बोला नहीं कि आप ग्रिड शो करो, फिर भी वो बता रहा है क्योंकि 3D में ग्रिड जरूरी होता है तभी तो आपको दिखेगा कि 3D है, इसीलिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये यहाँ पर डाटा भी शो करा रहा है, स्कैटर प्लॉट है इसलिए डॉट डॉट बता रहा है, आप कोई और सा भी बना सकते हो ग्राफ एज योर विश। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और देखो यहाँ पर लेबल्स दिए थे, तो फीचर 1 फीचर 2 टाइटल भी बता रहा है, ये डाटा भी बता दिया इसने, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों एक्सेस का डाटा भी इसने बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे 3D ग्राफ को क्रिएट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API का भी कोड हमने यहाँ पर यूज किया है और उसके साथ साथ सबप्लॉट भी यूज किया है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर दिया है ना नंबरिंग वो। तो अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ना हम मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसलिए लास्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ। अभी तक के हम क्या कर रहे थे, हम जितने भी ग्राफ को क्रिएट कर रहे थे ना वहां पर हम लिस्ट को यूज कर रहे थे, लिस्ट ही तो होती थी। देखो लिस्ट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एक से ज्यादा डाटा दिया हुआ है और कॉमा लगा कर दिया हुआ है तो उसको हम लिस्ट बोलते थे, यहाँ पर हम लिस्ट को यूज करते थे।
अगर आप numpy को यूज करना चाहते हो ना, numpy एरे को यूज करना चाहते हो और उससे ग्राफ क्रिएट कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो सेम वैसे ही इंपोर्ट करा लो numpy को, चलो वहीं लिख लेते हैं कोड भी। तो इंपोर्ट करा लो numpy को। अब डाटा दे दो numpy एरे के फॉर्म में, numpy एरे 2 और 3। ठीक है, ये हमने डाटा दे दिया। सेकेंड डाटा दे देते हैं y के लिए, क्योंकि हमें ग्राफ क्रिएट कराना है। और इसका नाम हम यहाँ पर y रख देते हैं और इसका डाटा हमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। 4 कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं। चलिए जी, ये भी हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद देखो हमें प्लॉट कराना है। एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करके बता रही हूँ, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि numpy को कैसे यूज किया जाता है। पहले हमने सिर्फ लिस्ट को यूज करके डाटा प्रिंट करा रहे थे, मतलब ग्राफ बनवा रहे थे। अब हम numpy एरे को यूज करके बनवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए। आप थोड़ा बड़ा भी डाटा ले सकते हो और उस हिसाब से भी ग्राफ क्रिएट करा सकते हो, एज ए विश। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्लॉट कराते हैं। plt डॉट प्लॉट। अब यहाँ पे डाटा पास कर दो अपना x और y एक्सिस का। अब आप यहाँ पर इसका टाइटल दे दो, मैं इसका टाइटल डाटा दे रही हूँ। ओके, चलिए अब शो भी करा लेते हैं इसको। plt डॉट शो, ये बिल्कुल सही बता रहा है ये आउटपुट, और अच्छा बता रहा है ग्राफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लिस्ट को यूज करके हम ग्राफ क्रिएट करा सकते हैं और कैसे numpy एरे को यूज करके हम ग्राफ क्रिएट करा सकते हैं। तो चलिए अब प्रोजेक्ट पे चलते हैं हमारे। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है रियल ई कॉमर्स डाटा एनालिसिस एंड डाटा विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ना हम अमेजोन का डाटा उठाएंगे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का डाटा उठाएंगे और उसको विजुअलाइज भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। तो अब इसका कोड बनाना स्टार्ट करें उसके पहले मैं एक बार आपको फ्लो बता देती हूँ, स्टेप्स बता देती हूँ क्या क्या रहने वाली है हमारे प्रोजेक्ट की। सबसे पहले लोड करवाएंगे हमारे डाटा को। अब डाटा एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो एक बार मैं आपको एक्सेल फाइल भी दिखा देती हूँ जिसको हम लोड करवाएंगे और इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। टोटल 10 के लाइन का डाटा है यहाँ पर, देखो 10 के हैं, 10,000। ठीक है, यहाँ पर देख लो। अब एक बार मैं आपको एक्सेल की फाइल समझा भी देती हूँ क्या क्या यहाँ पर। शुरुआत में ऑर्डर आईडी है, क्योंकि अमेजोन का डाटा या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का आप समझ लीजिए डाटा है कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, कौन से महीने में कितने ऑर्डर्स आए हैं, कौन से प्रोडक्ट का, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके हैं, किसके कम बिके हैं, कौन सी सिटी से ऑर्डर आया है, पेमेंट का मोड क्या था, ये सभी यहाँ पर दे रखा है। मैं और डिटेल में समझा देती हूँ। ये ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर मंथ है कि कौन से महीने में कौन से प्रोडक्ट की सेल हुई है, कैटेगरी है क्योंकि अमेजोन पे कितनी सारी कैटेगरीज रहती है, गिफ्ट की भी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रहती है, फैशन की भी रहती है, होम की भी रहती है, ब्यूटी की भी रहती है, और भी है। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरीज भी हैं। गिफ्ट्स में टॉयज भी हो सकते हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, फैशन में ड्रेस भी हो सकती है, वॉच भी हो सकती है। उसके बाद प्राइस है। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये प्राइस है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। उसके बाद क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर आया है, 1 प्रोडक्ट का आया है, 2 प्रोडक्ट का है, 3 प्रोडक्ट का है वो। उसके बाद डिस्काउंट है, उसके बाद सेल्स है। देखो अब सेल्स और प्राइस में ना डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। प्राइस का मतलब है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है जो ऑर्डर आया है, और सेल का मतलब है कि एक प्रोडक्ट का आया है या फिर 10 प्रोडक्ट का है, टोटल सेल कितनी है, टोटल प्राइस कितना है, जितने भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आया है उन सभी प्रोडक्ट्स का मिला के प्राइस जो बनता है वो है हमारा सेल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको बाद में समझाने वाली थी, बट ठीक है मैंने अभी समझा दिया, वरना कोड लिखते वक्त मैं आपको समझाती ये चीज। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट है कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा। उसके बाद सिटी है, कौन सी सिटी से ऑर्डर आया है। फिर उसके बाद पेमेंट का मोड है कि पेमेंट किस तरीके से हुआ है, यूपीआई से हुआ है या फिर कैश ऑन डिलीवरी हुआ है या फिर कार्ड के थ्रू हुआ है, तो वो लिखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है लोड के बाद, क्लीनिंग ऑफ डाटा। ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी हो सकती है, देखो यहाँ पर मिस्टेक है भी सही, मैंने बनाई है जानबूझ के मिस्टेक, क्योंकि मुझे आपको बताना था क्लीनिंग ऑफ डाटा कैसे किया जाता है। वैसे numpy में ऑलरेडी मैं समझा चुकी थी, numpy pandas में, कि क्लीनिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें और कैसे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, बट फिर भी मुझे यहाँ पे भी बताना था, इसलिए देखो क्या मिस्टेक है इसमें। सेकंड वाली लाइन में देखो, मतलब ये जो थर्ड वाली है, बट ये जो डाटा के नाम पर है सेकंड वाली है, यहाँ पर एम्प्टी है तो ये मिस्टेक है। यहाँ पर नन वैल्यू है, ये भी मिस्टेक है। अब एक मैंने डुप्लीकेट भी यहाँ पर दे रखा है, ये वाला देखो 7 वाली और 8 वाली, ये दोनों सेम सेम है, डुप्लीकेट है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि डुप्लीकेट तो ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर कोई 2 पर्सन ने सेम ऑर्डर दे दिया तो माना दे सकता है, बट ऑर्डर आईडी थोड़ी सेम होगा, वो तो अलग होगा ना। अगर ऑर्डर आईडी भी सेम है तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू, उसको हटाओ, क्लीन करो डाटा को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट्स भी दे रखे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है। क्लीन करने के बाद हम एक बार रीड भी कर लेंगे हमारे डाटा को कि सही से क्लीन हो चुका है क्या। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस केपीआईज। अब केपीआईज का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको कोड बनाते वक्त समझाऊंगी, अभी शॉर्ट में समझा रही हूँ। सेल्स कितनी हुई है, प्रोडक्ट कितना हुआ है, टोटल ऑर्डर्स कितने हुए हैं, उन सब के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
उसके बाद हम ट्रेंड्स को भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर फाइनली हम प्रोफेशनल ग्राफ बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे पाइथन को यूज़ करके। ओके, और फिर मैं आपको डाउनलोड करके भी बता दूंगी, क्योंकि जब भी रियल कंपनीज में डाटा बनाया जाता है तो फिर प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो वहाँ पर सेव भी करना पड़ता है डाटा, वो भी आपको समझा दूंगी। तो चलिए अब हम हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कोड के लिए यहाँ पर हम पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब तीनों को यूज करें तो तीनों को इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप है लोड कराने के लिए डाटा। तो अब देखो, ये जो एक्सेल वाली जो फाइल मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी ना, ये वाली, ये मैंने यहाँ पर दे रखी है। ये रही हमारी रियल ई कॉमर्स 10K डाटा एक्सेल वाली फाइल, ठीक है। ऐसे आप भी दे देना। अब हम यहाँ पर कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर लोड करवा लो डाटा को। इसका सिंटेक्स ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, इसीलिए शॉर्ट में ही दे रही हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगी। डीएफ पांडास को यूज कर रहे, रीड करा रहे हैं हमारी फाइल को, और एक्सेल वाली फाइल है तो वो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर नाम दे दो अपनी फाइल का, तो ये हमने यहाँ पर नाम दे दिया फाइल का। अब ये जो एक्सेल की फाइल है ये एज ए डाटा फ्रेम काम करेगी। यहाँ पर डाटा फ्रेम क्या होता है ये हमने पांडास में सीख लिया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी वो है अंडरस्टैंड डाटा फर्स्ट 5 रोज, ठीक है। अब उसके बाद ना हम समझ लेते हैं डाटा को कि क्या है। एक बार मैं आपको प्रिंट करा के बता देती हूँ कि डाटा कैसे दिखने वाला है टर्मिनल पर। उसके बाद हम क्लीनिंग ऑफ डाटा करेंगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक भी है इसीलिए। देखिए प्रिंट कैसे कराना है डाटा को वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको शुरुआत की कुछ लाइन्स प्रिंट करा के चेक करनी है कि अच्छा सही डाटा लोड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखो कैसे प्रिंट कराओगे। डीएफ, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो डीएफ में यहाँ पर है, स्टोर है, क्योंकि हमने यहीं से तो लोड करवाया और यहाँ पर स्टोर है, इसलिए डीएफ डॉट हेड। हेड का काम होगा जितनी भी आप यहाँ पर रोज होगे ना उतनी रो का डाटा प्रिंट होकर बता देगा। मैं चाहती हूँ 7 रोज प्रिंट होकर बता दे, तो 7 रोज प्रिंट होकर यहाँ पर बता देंगे। चलिए रन करके देखते हैं हम। तो देखिए 7 रोज यहाँ पर प्रिंट होकर बता रहा है। ये और भी ज्यादा डाटा था तो इधर आने वाला था, उसने यहाँ पर प्रिंट कराया। तो कंफ्यूज मत होना कि इधर एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट हो रहा है, वो वही वाला है। सेल्स के बाद क्या था, प्रॉफिट था। देखो सेल्स के बाद क्या था, प्रॉफिट था, सिटी था, पेमेंट मोड था, तो वो यहीं पर प्रिंट होकर बता रहा है, ठीक है। तो 7 लाइंस आ गई है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से करता है बाय डिफॉल्ट पाइथन में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर 6 आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम प्रिंट कराते हैं डाटा को। यहाँ पर डाटा में मिस्टेक भी है, यहाँ पे NN लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाली वैल्यू इसलिए NN लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पेस नहीं देता है टर्मिनल पर इसलिए। और यहाँ पर NA है जो मैंने नन वैल्यू दी थी, वो दोनों बता रहा है। अब ये जो मिस्टेक है इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। अब एक और चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पर तो एक ही रो में मिस्टेक थी और हमने एक ही रो का क्लीन कर दिया है, नहीं। ये जो कोड लिखेंगे ना सभी रो के लिए काम करेगा। वो जितनी भी लाइंस होगी, जितनी भी रोज होगी ना हमारे डाटा में या फिर एक्सेल की फाइल में, वो सभी को चेक करेगा। जिसमें भी एम्प्टी स्पेस मिल गई, नल वैल्यू मिल गई, कुल मिला के गलत वैल्यू मिल गई, उसको हटा देगा वो, ठीक है। तो हम यही काम कर रहे हैं कि जहां पर भी एम्प्टी स्पेस है उस वाली रो का क्या ही करेंगे हम, क्योंकि कैलकुलेशन तो किया जा सकता है नहीं वहां पर, उसको आप हटा दो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड बना रहे हैं। तो देखिए रिमूव रोज विद द मिसिंग क्रिटिकल वैल्यूज, जहां जहां पर भी मिसिंग वैल्यूज है या फिर क्रिटिकल वैल्यूज है उस वाले को आप हटा ही दो, उस वाली रो को। डीएफ डॉट ड्रॉप NA, यही हमने यहाँ पर सीखा था, ड्रॉप कर दो जहां पर भी नल वैल्यू है वहां पर। अब सबसेट, सबसेट वो वाले कॉलम्स का नाम दे रही हूँ जहां जहां पर आपको चेक करना है कि अगर इन कॉलम में से कहीं पर भी गलत वैल्यू है, मतलब नल वैल्यू है या फिर एम्प्टी स्पेस है, उस वाली पूरी रो को ही हटा दो। इसलिए यहाँ पर मैं कॉलम्स का नाम दे रही हूँ, ध्यान रखना, हाँ, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। ऑर्डर ID, कॉलम का नाम सही देना, अदरवाइज वो चेक नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम प्राइस को भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि प्राइस में ही हमने एम्प्टी रखा है, और प्रॉफिट को भी चेक करा लेते हैं। आप सभी कॉलम्स का नाम भी दे सकते हो, मैंने कुछ ही दिए हैं क्योंकि मुझे पता है मिस्टेक सिर्फ उसी में, इसीलिए। इस वाली लाइन से क्या करेगा वो, उस वाली पूरी रो को ही हटा देगा। देखो अभी मैं बता देती हूँ डाटा है क्या और बाद में क्या होने वाला है जब हम इसको रन करेंगे। अभी डाटा ये है, ये जो 1 वाला नंबर है ना, इस वाले पे देखो डाटा यहाँ पर NA वाला फ्लावर्स है, गिफ्ट है, और ये वाली पूरी रो है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करा के रन करूंगी ये इसको हटा देगा और डायरेक्टली नवंबर इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप वाला डाटा आने वाला है, ठीक है। तो प्रिंट करा लेते हैं हम स्टार्टिंग की 7 रोज को, क्योंकि सेकेंड रो ही में ही मिस्टेक है, तो 7 रोज इनफ है। वैसे आप 2 या 3 रोज भी प्रिंट करा सकते थे, एज योर विश। देखो बिल्कुल सही डाटा आ गया है जो मैंने आपको बोला था। ये वो वाला जो डाटा है जब ये सही नहीं हुआ था, उसके बाद जब हमने क्लीनिंग करा ली तो सही डाटा आ गया। देखो 0 है, उसके बाद इंडेक्स 1 है ही नहीं, डायरेक्ट इंडेक्स 2 आ रहा है, नवंबर इलेक्ट्रॉनिक्स और लैपटॉप और ये वाली। और देखो ये वाली लाइन पूरी हट गई है, जून गिफ्ट फ्लावर NN। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डाटा को क्लीन कैसे किया जाता है। अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है, जहां पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब देखो ये वाली डुप्लीकेट वैल्यू है हमारी, फेब्रवरी गिफ्ट, ये वाली पूरी रो डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट ये है, इसको हमें हटाना है कि 2 में से 1 हट जाए बस। तो वो भी हम काम करवा लेते हैं यहाँ पर। देखो गलत वैल्यूज को हटाना और डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना ये सारी क्लीनिंग का ही पार्ट होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी थी, है ना।
पांडास में। चलिए अब डुप्लीकेट्स को कैसे हटाते हैं, यहाँ पर फिर से वैसा ही कोड लिखना पड़ेगा, df डॉट अब ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब नेक्स्ट सबसेट दे दो, सबसेट में वो वाले कॉलम्स दे दो जिसको आपको चेक कराना है डुप्लीकेट के लिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आईडी दे रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी चेक कराना ही नहीं है। अगर ऑर्डर आईडी सेम है तो मतलब वो सच में डुप्लीकेट है, उसको हटा दो। ऑर्डर आईडी सेम नहीं है तो मतलब कोई दो कस्टमर ने सेम ऑर्डर दे दिया है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पर दे दिया है। चलिए अब इसको एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं हम। इंटर प्रिंट df डॉट हेड 7 रोज नहीं 9 रोज प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि 7 और 8 में है ना मिस्टेक, इसीलिए। चलिए रन करके देखते हैं डाटा। देखो यहाँ पर डाटा आ गया, जी हाँ बिल्कुल सही डाटा आया। देखो डुप्लीकेट हट गए, सिर्फ सिंगल सिंगल वैल्यूज ही है, एक भी डुप्लीकेट नहीं है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ। देखो यहाँ पर था डुप्लीकेट 005 वाला था डुप्लीकेट, अब देखो यहाँ पर 005 एक ही बार है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डुप्लीकेट्स को हटाया जाता है, कैसे डाटा को क्लीन किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हमारा मेन काम स्टार्ट करते हैं जो कि है मैटप्लॉटलिब का डैशबोर्ड बनाना। उसके साथ साथ एक दो और फंक्शंस आपको सिखाऊं क्या मैं? चलो बता देती हूँ, पांडास का एक दो चीजें और बता देती हूँ। अगर आपको कॉलम्स को भी प्रिंट कराना है कि कितने कॉलम्स है टोटल आपके एक्सेल फाइल में, तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस डाटा का इन्फो प्रिंट कराना है तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हो, वो हमने वहां देख लिया था, बट एक और बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो अगर आपको कॉलम्स प्रिंट कराने हैं ना, कितने कॉलम्स है आपके एक्सेल फाइल में या फिर आपके डाटा में, तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हो सिर्फ चेक करने के लिए। df डॉट कॉलम्स, इससे आपके सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आपको इन्फो प्रिंट कराना है तो इन्फो भी हो जाएगा। इन्फो का काम होता है कि कौन से वाले कॉलम में किस टाइप का डाटा प्रेजेंट है, वहां पर इंटीजर टाइप का है कि और कोई से टाइप का है, तो वो सब भी वहां पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इन्फो के लिए। चलिए रन करके देखते हैं हम। ये एरर क्यों बता रहा है? कॉलम्स की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, इसीलिए एरर बता रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर से रन करते हैं। आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया है। इसने प्रिंट करा दिया कि कौन से वाले कॉलम में किस टाइप का डाटा है। अब ये चीज ना मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी थी पांडास में, एक और बार आपको समझा रही हूँ। आपके पास 100 लाइन का डाटा है, वहां पर 99 जगह इंटीजर टाइप का डाटा है, बट एक जगह भी अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कराएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग टाइप का डाटा कहीं पे भी मौजूद होना, ज्यादा प्रायोरिटी वो स्ट्रिंग टाइप के डाटा को ही देता है, ठीक है। और अगर इंटीजर टाइप का है और फ्लोट टाइप का है तो फिर फ्लोट वाला प्रिंट कराएगा, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल टाइप की वैल्यूज, इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाली जो वैल्यूज होती है वो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रिंट कराता है। मेमोरी भी इसने प्रिंट करा दिया, डाटा के टाइप्स कितने तरह के हैं तो वो भी इसने प्रिंट करा दिए। ये भी प्रिंट करा दिए कितने कॉलम्स में फ्लोट टाइप का डाटा है, कितने कॉलम्स में इंटीजर टाइप का है, कितने कॉलम्स में ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या मतलब होता है इन सभी का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि और क्या कोड बनाना है हमें। हमने ये तो देख लिया, क्लीनिंग भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारा मैटप्लॉटलिब डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड बना के देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई को यूज करके, ठीक है। थोड़ा सा पाइपलॉट भी यूज करेंगे बट एंड में करेंगे। मेन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई ही यूज करेंगे। सबसे पहले कैनवास क्रिएट कर लेते हैं। कैनवास क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ना टोटल 6 ग्राफ क्रिएट करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। तो 6 ग्राफ के लिए एक मेन पेज चाहिएगा जिसके अंदर छोटे छोटे ग्राफ्स क्रिएट हो जाए, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा आप फिगर बनाओ और एक्सिस बनाओ। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एक्सिस बनाओ PLT डॉट सब प्लॉट्स। ये वाले मेथड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसी वाले लेक्चर में। और अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, 3,2, मतलब पहले मैंने रो लिखा है उसके बाद कॉलम लिखा है। 3 रो बनाओ और 2 कॉलम बनाओ, तो 3 रो में अगर 2 कॉलम लेंगे तो इंटू करके क्या बनेगा 6 हमारे ग्राफ्स बन जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिगर का साइज क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर दे देते हैं। मैं दे रही हूँ 16 और 14, विड्थ और हाइट 16 होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। नेक्स्ट हम सब टाइटल दे देते हैं। सब टाइटल का मतलब होता है जो पूरा पेज होगा ना, मेन पेज, उसके ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो, क्योंकि हर एक ग्राफ का भी टाइटल हो सकता है, बट एक सब टाइटल मतलब पूरे पेज का, पूरे कैनवास का टाइटल, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सब टाइटल, इसका टाइटल मैं दे रही हूँ रियल ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड। चलिए ये भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर फोंट भी दे सकते हो कि फोंट साइज आप क्या रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर फोंट साइज सब टाइटल का रखना चाहती हूँ 18 सही रहता है। चलिए ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। चलो रन करके देखते हैं कि स्क्वायर क्रिएट हो गया क्या। देखो क्रिएट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, रियल ई कॉम सेल्स डैशबोर्ड। और ये 6 स्क्वायर्स भी क्रिएट हो गए जो कि यहाँ पर हमारे ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या काम होता है इसका। सबसे फर्स्ट वाला ग्राफ क्रिएट कराना स्टार्ट करते हैं। हर एक ग्राफ का काम अलग होगा, अलग चीजें डिस्प्ले कराएगा। फर्स्ट वाला ग्राफ हमारा डिस्प्ले कराएगा कंपेयर सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी का सेल्स वो डिस्प्ले कराएगा, हर एक प्रोडक्ट का सेल्स नहीं, हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी का सेल। देखो यहाँ पर समझा भी देती हूँ एक्सेल वाले में। यहाँ पर कैटेगरीज कितनी, गिफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है। तो मैं बोल रही हूँ कि गिफ्ट जहां जहां पर भी लिखा है पूरी एक्सेल की फाइल में, उन सभी की सेल्स को ऐड करो और उसके बाद बताओ कि कितनी सेल हुई है गिफ्ट की। इलेक्ट्रॉनिक्स जहां जहां पर भी लिखा है उन सभी की सेल्स को ऐड करो और बताओ कितनी सेल हुई है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की। ब्यूटी जहां पर भी लिखा है उन सभी की सेल्स को ऐड करो और मुझे कंबाइन करके बताओ कितना सेल हुआ है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से वाली कैटेगरी की सबसे ज्यादा सेल हुई है। मेरी खुद की ई कॉमर्स कंपनी है तो मुझे ये तो देखना होगा ना कि कौन से वाली कैटेगरी से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है। ठीक है, फिलहाल हम सेल्स की बात कर रहे हैं इसलिए इस वाले कॉलम को यूज करेंगे, जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस वाले कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल सेल का काम हो रहा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। पहली तो कैटेगरी वाले की पड़ेगी ऑब्वियसली, सेकंड सेल्स वाले की पड़ेगी, और जो भी कैलकुलेशन करवाएंगे हम सेल्स वाले पे कराएंगे क्योंकि यहीं पे तो इंटीजर टाइप का डाटा है, इसी को तो हमें ऐड करना है। कैटेगरी तो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, इसको थोड़ी ऐड कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन का पार्ट होगा हमारे सेल्स पर और यूज हम दोनों को करेंगे, कैटेगरी को भी और सेल्स को भी। और जब डाटा आउटपुट में दिखाएगा वो इस टाइप का दिखाएगा कि कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी सेल्स हुई है टोटल ये, क्लोथिंग है उसकी सेल्स हुई है ये, फर्नीचर है ये, ब्यूटी है ये। ठीक है, इस तरीके से। चलिए कोड बनाना स्टार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट वाले ग्राफ का। तो सबसे पहले कैलकुलेशन का काम करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो कैलकुलेशन हमें कराना है, कैटेगरी सेल कैलकुलेट करना है कि हर एक कैटेगरी की सेल कितनी हुई है। इसका नाम है कैटेगरी सेल्स दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखो ग्रुप बाय का यूज करेंगे जो हमने वहां पर पांडास में सीख लिया था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, वहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दो वाले कॉलम को हम यूज करें, सबसे पहले कैटेगरी, अब उसके बाद सेल्स। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेशन किसके ऊपर करवाएंगे, सेल्स के ऊपर, उसी के तो डाटा को हम ऐड करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सेल्स लिख दिया और डॉट सम, कि सेल्स का सम आप करके बता दो हमें हर एक कैटेगरी के लिए। चलिए जी, ये भी हमने यहाँ पर कर दिया है। प्रिंट करके देखिए क्या, चलो प्रिंट करके आपको बता भी देती हूँ इस बार, नेक्स्ट टाइम आप खुद करके देखना। ठीक है, प्रिंट। चलिए किस तरीके से डाटा डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और जो ग्राफ बनेगा ना, ये जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है इसी के लिए बनेगा। कल हमारा डाटा डिस्प्ले हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है हमारा डाटा। कैटेगरी ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन गिफ्ट होम और उसके बाद उसकी कितनी सेल्स हुई ये भी आ गया है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इंडेक्स क्या है। हमारी इंडेक्स है ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन गिफ्ट होम। अगर ये इंडेक्स नहीं होता, माना ये कॉलम है बट साथ में इंडेक्स भी है यहाँ पर, अगर इंडेक्स नहीं होता तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। देखो हर जगह पर इंडेक्सिंग हुई हुई है, 0 1 2 3 4, यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं हुई है। मतलब इस वाले पूरे का जो डाटा है ना उसका इंडेक्स है, वो है ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन गिफ्ट होम। और इस पूरे डाटा की जो वैल्यू है ना वो ये है जो यहाँ पर सेल्स लिखा है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें अभी ग्राफ बनाना है और हमारे कोऑर्डिनेटर को बताना पड़ेगा कि इस वाले इंडेक्स को आपको एक्स एक्सिस पर रखना है, वाई एक्सिस पर रखना है, और इस वाली वैल्यू को एक्स एक्सिस पर रखना है, वाई एक्सिस पर रखना है, इसीलिए समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए आई होप समझ आ गया होगा। ये वाला हमारा वैल्यू है और ये वाला हमारा इंडेक्स है। अब ग्राफ के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का यूज कर रहे हैं इसलिए ए एक्स एक्स, अदरवाइज हम पाइपलॉट का यूज करते हैं। 0 0 0 0 क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, वो भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, पर ठीक है बता देती हूँ। ये हमारा पूरा स्क्वायर है, मतलब एक पूरा कैनवास है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ बना, यहाँ पर दूसरा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर तीसरा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर फोर्थ ग्राफ बनेगा, यहाँ पर फिफ्थ ग्राफ बनेगा, यहाँ पर सिक्स्थ ग्राफ बनेगा। अब मुझे बताओ इसका इंडेक्स क्या होगा। देखो जब भी हम मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले रो की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम की वैल्यू लिखी जाती है। तो सबसे पहले रो की वैल्यू क्या होगी इस वाले के लिए, इस वाले के लिए रो की वैल्यू क्या होगी 0। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, रो के लिए भी कॉलम के लिए भी। तो ये वाली फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, बट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0th रो रहेगी और 0th कॉलम रहेगा इसका। ठीक है, इसकी बात करें तो 0th रो और 1 कॉलम, इसकी बात करें तो 0th रो और 2 कॉलम। ठीक है, इसकी बात करें तो फर्स्ट रो और 0 कॉलम, इसकी बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और लास्ट वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब देखो यहाँ पर तो हमने क्या करा है कि 2 ही रो क्रिएट करी है और 3 कॉलम बनाया, बट जो हमने हमारे प्रोजेक्ट में बनाया है वहां पर क्या करा है 3 रो क्रिएट कराई और 2 कॉलम क्रिएट करवाए। ठीक है, अब वो मुझे बाद में याद आया जब मैं आपको समझा रही थी, बट ठीक है आपको ये समझ आ गया ना कि इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे रोज और कॉलम को वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट वाले ग्राफ पर काम करना है तो ये क्या होगा 0th रो का 0th कॉलम, ये 0th रो का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट वाली रो का 0 कॉलम, ये वाला फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम,
ये वाला सेकंड वाली रो का 0 कॉलम और ये वाला सेकंड वाली रो का फर्स्ट कॉलम। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए कोड बना के देखते हैं हम इसका। यहाँ पर मैंने इसको बता तो दिया है कि कहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है और किस वाले ग्राफ पर काम करना है। ये 0,0 का मतलब ही ये है कि इस वाले स्क्वायर में आपको ग्राफ बनाना है और जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे, जो भी हम डाटा देंगे, वो सब आपको इस पर करना है, किसी और वाले स्क्वायर पे जाकर नहीं करना है। तो कुल मिला के सारा कंट्रोल हमारे हाथ में। ठीक है, चलिए अब इसका कोड बना रहे। एक्सिस 0 0 यहाँ पर मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं बार ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पर, इसलिए डॉट बार। यहाँ पर बार ग्राफ तो क्रिएट कर रहे हैं, बट उसके बाद अब यहाँ पर डाटा दो कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। एक्स एक्सिस में मैं चाहती हूँ कि कैटेगरी की सेल्स रखा जाए, जो इंडेक्स है, वैल्यूज नहीं उस डाटा की, उसका इंडेक्स। मतलब एक्स एक्सिस जो रहेगा ना, वहां पर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि फर्नीचर की कितनी सेल्स हुई है, फर्नीचर लिखा हुआ होना चाहिए, होम लिखा हुआ होना चाहिए, गिफ्ट लिखा हुआ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का डाटा दे दिया मैंने और ये इंडेक्स वाली वैल्यूज में यहाँ पर रखना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इंडेक्स भी लिख देती हूँ। उसके बाद वाई वाले का डाटा मैं यहाँ पर दे देती हूँ, जो कि है कैटेगरी सेल्स। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, जो वाई एक्सिस में होनी चाहिए ना, वो इसकी वैल्यूज होनी चाहिए। जो सेल्स थी ना टोटल, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स क्या होगी, फर्नीचर की सेल्स क्या होगी, ठीक है, होम की सेल्स क्या होगी, ब्यूटी की सेल्स क्या होगी, वो सेल्स वाला डाटा यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए इसको वैल्यूज बोलते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया। उसके बाद आप कलर जो चाहो सेट कर सकते हो, मैं यहाँ पर पर्पल सेट कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट में आप टाइटल भी सेट कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि टाइटल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज समझ ही कैसे आएगा। 0,0 फिर से आपको बताना पड़ेगा कि इस वाले स्क्वायर में जाके इस वाले ग्राफ के ऊपर आपको सेट करना है टाइटल। तो सेट टाइटल सेल्स बाय कैटेगरी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हम थोड़ा सा रोटेशन कर देते हैं लेबल्स का। लेबल्स क्या है हमारी, तो कैटेगरी सेल्स के जो इंडेक्स है, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सभी जो है ना, ये सब एक्स एक्सिस पे आएंगे। तो इनका जब नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितना बड़ा नाम है, फर्नीचर कितना बड़ा नाम है, ये सब ओवरलैप कर जाएंगे। हम नहीं चाहते ओवरलैप करें, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए और फिर लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्लांट में रोटेट होते हुए लिखा हुआ है, ताकि अच्छे से दिखे और ओवरलैप ना करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिर से कि आप एक काम करो, टिक पैरम्स, और अब हम पैरम्स दे देते हैं। एक्स एक्सिस के डाटा को आपको करना है, क्या करना है, रोटेट करना है, रोटेशन करना है आपको। ठीक है, कितनी डिग्री से, 45 से, थोड़ा सा ज्यादा, पूरे 90 नहीं, वरना 90 में ऐसा आ जाएगा वर्टिकल, हम हल्का सा टेढ़ा चाहते हैं, इसलिए 45। ठीक है, चलिए अब रन करके देखते हैं, बट उसके पहले एक बार आपको शो भी कराना पड़ेगा, plt.show। चलिए अब रन करके देखते हैं हम, कितना अच्छा लग रहा है ना, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, गिफ्ट और होम। और आप जो सोच रहे हैं कि हल्का सा कट क्यों हो रहा है, कट नहीं होगा ये, हम जो बाद में इसको लेआउट दे देंगे ना कि अच्छे से थोड़ा फिक्स हो जाए, तो फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए बस आपको लग रहा है, और बैकएंड में बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमारे इंडेक्स आ गए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिया था, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, गिफ्ट, होम। और वाई एक्सिस पे हमारी सारी वैल्यूज आ गई है, जिसके लिए ग्राफ प्लॉट हुआ है। अब इधर से पीएलटी शो हटा देना। क्यों हटा रही हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने पहले ही पीएलटी डॉट शो लिख दिया, उसके बाद आपने सेकंड ग्राफ का कोड लिखा, तो सेकंड वाला ग्राफ प्रिंट नहीं कराएगा, भले आप करके देख लेना। ठीक है, इसलिए हम एक ही बार लिखते हैं पीएलटी डॉट शो, जब भी आपका पूरा कोड का काम हो जाए एंड में लिखो। तो चलिए अब सेकेंड वाले ग्राफ का काम स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पर और किस लिए हम ग्राफ को प्लॉट करा रहे हैं। फिर से हम बार ग्राफ को ही बनाएंगे, बट यहाँ पर हम चाहते हैं कंपेयर करना प्रॉफिट को, कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना प्रॉफिट हुआ है हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी से। तो इलेक्ट्रॉनिक से कितना प्रॉफिट हुआ है, क्लोथिंग से कितना प्रॉफिट हुआ है, फर्नीचर से कितना प्रॉफिट हुआ है, वो हमें प्रिंट कराना है। तो अब देखो यहाँ पर कौन से कॉलम की जरूरत पड़ेगी, पहले हमें कैटेगरी और सेल की जरूरत पड़ी थी, अब हमें कैटेगरी और प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम प्रॉफिट तो कैटेगरी के लिए फाइंड कर रहे हैं, हर एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए फाइंड नहीं कर रहे हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट के लिए फाइंड कर रहे होते तो फिर सब कैटेगरी की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट सब कैटेगरी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कैटेगरी की जरूरत है, उसके साथ साथ प्रॉफिट की जरूरत है। चलिए अब कोड बना के देखते हैं इसका भी। इसका नाम मैं दे रही हूँ कैटेगरी प्रॉफिट। अब उसके बाद फिर से ग्रुप बाय का यूज करेंगे हम, और सबसे पहला कॉलम जिसको आपको यूज करना है, तो सबसे पहला तो हमें कैटेगरी को यूज करना है, और कैटेगरी को यूज करना है हमें प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट का हमें सम फाइंड आउट करना है हर एक कैटेगरी के लिए, इसीलिए। तो अब जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन लगाना है उसका नाम लिख दो, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है।
और कौन सा वाला कैलकुलेशन लगाना है, मतलब क्या करवाना चाहते हो, हम सम करवाना चाहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए जी, ये हमारा काम हो जाएगा। मैं प्रिंट करा के नहीं देख रही हूँ, आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट के अंदर ये लिख देना, हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अब उसके बाद हम ग्राफ को शो करा लेते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा एक्सिस का। अब एक्सिस बता दो, तो 0th रो बट फर्स्ट कॉलम। अब उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रखना है वो दे दो। तो कैटेगरी प्रॉफिट का जो इंडेक्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और फर्नीचर, वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर दे दिया हमने डाटा। उसके बाद वाई एक्सिस पर आप क्या रखना चाहते हो, तो कैटेगरी प्रॉफिट का जो वैल्यूज होगी, जो कि 15,000 8,000 इस टाइप की वैल्यूज अलग भी हो सकती है। हाँ, ये सब मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, तो वो हम वाई एक्सिस पे दे देते हैं। अब उसके बाद कलर आप सेट कर सकते हो, मैं ग्रीन कलर सेट कर रही हूँ, रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन ही ठीक है। ठीक है, हमने कलर भी यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा टाइटल को सेट करना होगा। तो चलिए टाइटल भी सेट कर लेते हैं हम। देखो यहीं से उठा लेते हैं कोड, फालतू में इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर 1 है। अब ये जो हो रहा है, ये हो रहा है हमारे प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट बाय कैटेगरी, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब शो का भी काम करा लिया है, और थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पर भी कर ही देते हैं हम, क्योंकि ना फिर वो कट होगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, ओवरलैप करेगा, इसीलिए। चलिए, ये भी हमारा यहाँ पर काम हो गया है। चलो रन करके देखते हैं, सही आंसर बता रहा है क्या। देखो बहुत अच्छे से आ रहा है हमारा ग्राफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करते हैं ये सब, है ना। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का भी यूज कर रहे हैं, पाइपलॉट का भी यूज कर रहे हैं, नंपाई का भी यूज कर रहे हैं, पांडास का भी यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का ग्राफ हम क्रिएट करके देखते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ होगा, ये लाइन ग्राफ हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब क्यों क्रिएट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स चेंज ओवर टाइम। हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एक महीने में कितनी सेल्स हो रही है, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कौन से महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई थी और कौन से महीने में सबसे कम हुई थी, ठीक है। कौन से सीजन में सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है। मैंने अपने मैनेजर को ये काम दिया है, तो उसके लिए उसे एक ग्राफ क्रिएट करना है, ताकि वो डिस्प्ले करके बता सके हमारा डाटा, या विजुअलाइज करके बता सके हमारा डाटा, इस तरह के। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि कौन से वाले कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताने वाली हूँ। पॉज कर लो और सोचो। देखो ये रहा एक्सेल का डाटा। चलो आई होप सोच लिया होगा, मैं बता देती हूँ। एक तो मंथ वाले कॉलम की जरूरत पड़ेगी कि कौन से मंथ में कितनी सेल हो रही है, और दूसरे का जवाब भी मैंने दे दिया है, कौन से मंथ में कितनी सेल हो रही है। तो सेल्स वाले कॉलम की जरूरत पड़ेगी, साथ में मंथ वाले कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं, और ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से वाले कॉलम की हमें कब जरूरत है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमें हर मंथ की सेल्स फाइंड आउट करनी है, मंथली सेल्स। तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है। अब डीएफ और ग्रुप बाय, फिर से अब कौन से वाले कॉलम की आपको जरूरत पड़ी वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैंने मंथ की मुझे जरूरत है, उसके बाद सेल्स की, क्योंकि सेल्स का ही तो सम होगा, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा जनवरी में टोटल कितनी सेल हुई है, फेब में कितनी हुई है, मार्च में, अप्रैल में, जून में कितनी सेल हुई है, इस तरीके से। तो हमें सम करना है सेल्स पर, बट मंथ वाले कॉलम के लिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं री इंडेक्स भी कर देती हूँ, ताकि जब वो प्रिंट होगा ना, तो वो री इंडेक्स होकर आएगा। देखो अभी तो आगे पीछे है ना, यहाँ पर अभी तो आगे पीछे, हम चाहते हैं कि री इंडेक्स हो जाए, पहले जनवरी, फिर फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। तो री इंडेक्स लिखना, उसके बाद जिस भी तरीके का आप ऑर्डर चाहते हो वो यहाँ पर लिख दो। तो सबसे पहले आए जैन, उसके बाद आए फेब, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलो थोड़ा सा एंटर यहाँ पर कर देते हैं हम, अदरवाइज आपको शायद समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब एडिटिंग होती है मुझे भी नहीं पता रहता है कि कहाँ पर क्या लगने वाला है, इसलिए, ठीक है। चलिए ये मैंने अच्छा सा कर दिया है इसको। अब इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट भी करा सकते हो। चलो एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि मंथली सेल हो कितनी रही है, मंथली सेल्स। उसके बाद इसका ग्राफ बना के देखेंगे, है ना। और हमें ये भी समझ आ जाएगा कि अच्छा ऑर्डर सही भी है कि नहीं, जो हमने यहाँ पर लिखा है सही से आ रहा है कि नहीं। तो ये तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा हमारा मंथली सेल। देखो बहुत अच्छे से आ रहा है। जनवरी वाले मंथ में इतनी सेल हुई थी, फेब में इतनी हुई थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और इंडेक्स क्या है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हमारी जो वैल्यूज है वो ये है। चलिए अब इसका कोड बना के देखते हैं हम। कोड के लिए फिर से AXS। अब आप बता दो कि कौन से वाले रेक्टेंगल में आपको अपना ग्राफ बनाना है। तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट वाली रो और 0 वाला कॉलम, ठीक है, इसके ऊपर आपको काम करना है। और क्या काम करना है, प्लॉट करवा दो, मतलब हमारा जो लाइन ग्राफ होता है ना उसको बनवा दो। प्लॉट का मतलब यही होता है। उसके बाद अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डाटा दे दो। तो एक्स पे तो मैं इंडेक्स रखना चाहती हूँ, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सब।
और वाई एक्सिस पे मैं इनकी वैल्यूज़ को रखना चाहती हूँ, जितनी भी सेल्स हुई है उन सभी को। उसके बाद कलर भी सेट कर सकते हो आप, अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो तो ब्लू कलर आता ही है, आप सेट कर दो। मैं ऑरेंज कर रही हूँ यहाँ पर। ऑरेंज दिख तो जाएगा ना लाइन के लिए? हाँ वैसे दिख ही जाएगा, ठीक है ऑरेंज ही चलेगा। उसके बाद हम चलो रेड कर देते हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। लाइन वाला है ना, बार ग्राफ होता तो चल जाता, बट ऑरेंज का कभी शेड लाइट आ जाए तो। उसके साथ साथ आप मार्कर सेट कर दो यहाँ पर। मैं मार्कर यहाँ पे सेट कर रही हूँ ओ, ताकि बड़ा वाला सर्कल आ जाए। चलिए ये भी हमारा यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद आप टाइटल सेट कर दो यहाँ पर। टाइटल हम यहाँ पे दे रहे हैं मंथली सेल्स ट्रेंड, तो मंथली सेल्स ट्रेंड वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब रन करके देखते हैं, हमारा इसका पूरा काम हो चुका है। तो देखो ये रहा हमारा ग्राफ, कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पर ये जो वैल्यूज कट हो रही है, आप सब में से कोई ना कोई सोचेगा ये वैल्यूज क्यों कट हो रही है। देखो मैं एंड में बताने वाली थी, बट ठीक है मैं अभी समझा देती हूँ आपको। ओवरलैप इसीलिए कर रहा है, हमने इसको बोला था कि हमें जरूरत है 3 रो की और 2 कॉलम्स की, बट हम फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं 3 स्क्वायर्स को ही, मतलब 2 रो को ही यूज कर रहे हैं। और कॉलम का क्या बोले वैसे, मतलब 3 को यूज कर रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। तो इसको दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रो है, अगर इस एक्स्ट्रा रो को हटा देना, भले इस वाले स्क्वायर को मत हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रो है इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है। अगर एक्स्ट्रा रो को हटा दिया तो सही से बताएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। इसको प्रॉब्लम ये है कि आपने एक एक्स्ट्रा रो क्यों दे दी, और उसको तो आपने यूज करा ही नहीं है, इसीलिए। देखो मैं एक एक्स्ट्रा रो हटा देती हूँ। फिलहाल हमने क्या बताया था इसको, 3 रोज और 2 कॉलम्स। अब मैं इसको बोल देती हूँ 2 रोज और 2 कॉलम्स। भले एक स्क्वायर खाली भी रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब सही से बता रहा और बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है ये, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब फिर से मैं 3 2 ही कर देती हूँ, क्योंकि हमें बाकी भी ग्राफ बनाने हैं। जब पूरा ग्राफ बन जाएगा तब वो कुछ भी ओवरलैप नहीं करेगा, अच्छे से बताएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, है ना। अब नेक्स्ट वाला ग्राफ हम क्रिएट करते हैं। हमारा लाइन ग्राफ तो हमने बना लिया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वी वांट टू नो हाउ मेनी आइटम्स कस्टमर्स यूजुअली ऑर्डर। देखो हमको ये फाइंड आउट करना है। हमारे एक्सेल के फाइल को खोल लेते हैं सबसे पहले। हमको ये देखना है कि यूजुअली कस्टमर्स कितने ऑर्डर्स देते हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर्स देते हैं। 1 2 प्रोडक्ट ही ऑर्डर करते हैं, या फिर 3 4 करते हैं, या 5 6 प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर देते हैं। यूजुअली कस्टमर्स कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, हमें ये चेक करना है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, रेंज जैसा नहीं लग रहा आपको कि कुछ कस्टमर्स 1 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, कुछ 3 4 भी ऑर्डर करते हैं, कुछ 5 6 भी ऑर्डर करते हैं। तो ये रेंज नहीं होगी 1 से लेकर के 5 6 10 11 12 13, है ना। तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हिस्टोग्राम हम इस टाइप के कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन से वाले कॉलम की जरूरत पड़ेगी, क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी में यही तो लिखा है कि जो भी ऑर्डर आया है उसमें कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाले कॉलम को यूज करेंगे यहाँ पर। तो कोड बना के देखते हैं एक्सिस, उसके बाद फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाला कॉलम, ठीक है। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट है तो मतलब सेकेंड वाला कॉलम, है ना, 0 से, इसलिए। अब उसके बाद हम हिस्टोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने हिस्ट्री यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद DF, और अब कॉलम्स दे दो जिनकी भी हमें जरूरत है। तो हमें तो सिर्फ जरूरत है क्वांटिटी की। अब देखो यहाँ पर ना हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कराना है, कुछ भी सम फाइंड आउट नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर जो आया है वो कितनी क्वांटिटी में आया है। कुछ भी ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो सिर्फ एक ही कॉलम की जरूरत है, डायरेक्ट वो लिख दो। उसके बाद अब आप बता दो कि जो हिस्टोग्राम होगा उसमें बिन कितनी है, कितनी बिन मतलब कितनी रेंज में आप डिवाइड कर रहे हो। मैं यहाँ पर 4 दे रही हूँ, आप ज़्यादा भी दे सकते हो एज योर विश। और बिन्स और ये सब क्या है हम इनिशियली समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कलर यहाँ पर सेट कर दो, जो कि मैं पर्पल कलर सेट कर रही हूँ, या फिर येलो करें, चलो येलो करते हैं। और उसके बाद एज कलर दे दो ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि कहाँ पर एक बिन खत्म हो रहा है और कहाँ से दूसरा बिन चालू हो रहा है, ठीक है। तो इसका कलर मैं ब्लैक दे रही हूँ। चलिए जी ये भी हमारा यहाँ पर काम हो गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पर टाइटल भी सेट कर सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट ही है, कर क्या सकते हो, है ना। तो टाइटल भी सेट कर ही देते हैं यहाँ पर। अब इसका जो इंडेक्सिंग है कॉलम है वो 1 है, और यहाँ पर हम टाइटल क्या दें इसको, ऑर्डर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऑर्डर की क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही हम शोकेस कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम शो करा लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, वरना वो लास्ट वाले ग्राफ को बताएगा ही नहीं। चलिए रन करके देखते हैं हम। हमारा आउटपुट आ गया है, अच्छा लग रहा है ग्राफ, है ना। ओवरलैप को प्लीज अभी के लिए इग्नोर करना, है ना, बाद में सही हो जाएगा। और इसने क्वांटिटी बता दी है और बिन्स भी बता दिए, एज कलर से इसने सेपरेट भी कर दिया हर एक बिन को।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसने यहाँ पर रेंज भी बता दी है, ठीक है, और 4 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड भी कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट वाले ग्राफ पे हम चलते हैं, उसमें हमारा काम क्या होगा, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी वांट टू नो विच पेमेंट मेथड्स कंट्रीब्यूट्स हाउ मच प्रॉफिट। हाँ देखो, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, ये रियल वर्ल्ड में काम आता है, मतलब ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा काम आती है रियल वर्ल्ड में। देखो एक्सेल का पहले मैं खोल लेती हूँ। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं अपने मैनेजर को बोलूंगी कौन से पेमेंट के मोड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो फाइंड आउट करके बताओ। क्यों, आपने रियल में भी देखा होगा, जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कोई सा भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, भले मिंत्रा से खरीद रहे हो, अमेजोन से खरीद रहे हो, कोई और सी वेबसाइट से भी खरीद रहे हो, वहां पर क्या होता है, जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो ना, तब थोड़ा सा चार्जेस बढ़ा हुआ आता है, और जब आप प्रीपेड कर देते हो, पहले से अगर कैश दे देते हो, पेमेंट कर देते हो, थोड़ा से कम चार्जेस लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आप खुद देखो, जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो ना, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर पहले ही, और जो शिपिंग का चार्जेस होता है ना, वो लग जाता है। वहीं जो उन्हें पहले पेमेंट कर रखी होती है ना, वो इतना ज्यादा कैंसिल नहीं करते प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब उन्हें फाइंड कैसे करा, ये ऐसे फाइंड करा, कस्टमर्स का डाटा उठाया कि कौन सा वाला कस्टमर कौन से वाले पेमेंट के मोड को यूज कर रहा है, और कितने लोग कैंसिल कर रहे हैं और कितने लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। उस वाले डाटा को उसने विजुलाइज करके देखा, और फिर एनालाइज करा कि इसका आउटपुट क्या बन रहा है, और फिर उसने डिसीजन लिया कि अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी पे ना थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगाएंगे, ताकि वो पहले से पेमेंट कर दे, और हमें पेमेंट पहले आ जाए तो ऑर्डर भी कैंसिल कम होंगे, उसके साथ साथ शिपिंग की चार्जेस वेस्ट नहीं जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पार्ट, ठीक है। चलिए अब इसका कोड बना के देखते हैं, हम बहुत बारीकी से समझाया हाँ मैंने। चलिए अब इसका कोड बना के देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का डाटा डिस्प्ले होगा जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पेमेंट प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से वाले पेमेंट से हमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो फिर से ग्रुप बाय का यूज करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पर सबसे पहला वाला अपना कॉलम दे दो जिसकी आपको जरूरत है। हमें जरूरत है पेमेंट मोड की, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कौन से वाले पेमेंट मोड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए हम प्रॉफिट दे रहे हैं उसके बाद, और प्रॉफिट का हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए सम इसके ऊपर लगेगा। ठीक है जी, ये भी हमारा काम हो गया है। अब जब हम इसको रन कराएंगे ना, आप खुद देख लेना, हाँ प्रिंट के अंदर इसको लिखना, इस टाइप का कुछ डाटा आएगा कि यूपीआई से इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट से इतना प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट से इतना हो रहा है, और कैश ऑन डिलीवरी से इतना हो रहा है, ठीक है। वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी बट डाटा यही होगा। तो इंडेक्स क्या है यहाँ पर, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सीओडी, और जो हमारी वैल्यूज है वो क्या है, 1200, 18,000, इस टाइप की जो भी वैल्यूज होगी वो होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। मैं यहाँ पर पाई चार्ट यूज करी, पाई चार्ट क्यों यूज कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुकी थी पहले भी कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, फिर से बता रही हूँ एक और बार। देखो जब भी आपको ज्यादा टाइप का डाटा चाहिए ना, ज्यादा टाइप का डाटा से मेरा मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 12,000 है तो 12 लाख होता तो हम कुछ और का यूज करते, नहीं। ज्यादा डाटा का मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो हम इंडेक्स ले रहे हैं ना, वो अगर ज्यादा है, जैसे कि 30 है, 40 है, 50 है, या फिर 10,000 है, 12,000 है, इतने सबको आप एक सर्कल में कैसे शो करोगे। जब वो पार्ट्स डिवाइड होंगे तो 10,000 पार्ट्स में वो डिवाइड कर सकता है क्या, सर्कल को नहीं कर सकता है। बट जब भी अगर डाटा है या फिर इंडेक्स है 4, 5, 10, तब अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पर तो हमें 4 पेमेंट मेथड ही शो करानी है, यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट और सीओडी। तो पाई चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर पाई चार्ट का यूज कर रही हूँ। चलिए अब एक्सेस को क्रिएट कर लेते हैं हम। एक्सेस, सेकेंड वाला रो और 0 वाला कॉलम, ठीक है जी। अब डॉट पाई लिखो क्योंकि हम पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने जो यहाँ पर लिखा है ना, इसी का यूज कर रहे हैं हम, पेमेंट प्रॉफिट का, तो वही मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाला थोड़ा अलग काम रहता है, ठीक है, क्योंकि हमें एक सर्कल को डिवाइड करना है पार्ट्स में। तो सर्कल पार्ट्स में जब डिवाइड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू कितनी है, 50% है, 20% है, 30% है, इसीलिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वैल्यू लिखो, ठीक है। उसके बाद अपना लेबल दे दो। अब एक्स और वाई एक्सेस वाला यहाँ पर काम नहीं है, लेबल वाला काम है कि ये जो परसेंटेज आपने डिवाइड करा ना, जैसे एक मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर यूपीआई के लिए, तो यूपीआई एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, यूपीआई अगर 40% है तो 40% वाला जो कलर हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी तो आना चाहिए ना कि ये जो है वो है यूपीआई के लिए, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए यूपीआई। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेबल। तो देखो यहाँ पर लेबल लिखा है हमने, और लेबल का नाम है पेमेंट प्रॉफिट का जो इंडेक्स होगा ना, वही हमारे लेबल का नाम होगा, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद ऑटो पीसीटी, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी, जब भी आपको परसेंटेज में शो कराना है तो उसका फॉर्मेट है ये, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज, उसके बाद 1.1, उसके बाद फ्लोट में होगा डाटा, और फिर
परसेंटेज के फॉर्मेट में होगा वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। हाँ, ये कुछ नई चीज नहीं है। अब उसके बाद हम इसको स्टार्ट एंगल कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे कि जहां से भी डाटा शो होना स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट एंगल मैं यहाँ पर 90 दे रही हूँ। अब उसके बाद आप कलर यहाँ पर दे दो, कलर बहुत सारे देने पड़ेंगे। हाँ, तो इसलिए कलर्स, अब लिस्ट के फॉर्मेट में कलर्स आप दे सकते हो। मैं फर्स्ट कलर दे रही हूँ ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद पिंक, फिर उसके बाद येलो। 4 ही डाटा है हमारा, तो 4 ही देना है हमें कलर भी। चलिए जी, ये भी हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद पेरेंथेसिस क्लोज। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा टाइटल सेट करने के लिए। तो चलिए टाइटल भी सेट कर लेते हैं 20, और इसका जो टाइटल हम यहाँ पर रख रहे हैं वो प्रॉफिट शेयर बाय पेमेंट मोड। इसका टाइटल होगा प्रॉफिट शेयर बाय पेमेंट मोड। सॉरी, पेमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, पेमेंट मोड। थोड़ा सा इसका लेआउट भी टाइट कर देते हैं हम, मतलब सही से प्रिंट हो जाए, आगे पीछे ना हो, स्पेस ओवरलैप ना करे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो plt डॉट टाइट लेआउट वाले फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, फंक्शन मेथड को। ठीक है, अब आप अगर सेव कराना चाहते हो इस इमेज को तो सेव भी करवा सकते हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि पूरा जो फिगर है ना वही सेव हो जाए, मुझे एक इमेज नहीं सेव करवानी। एक इमेज का मतलब होगा एक ग्राफ को सेव कराना, मुझे पूरा फिगर ही सेव कराना है, जितने भी ग्राफ है वहां पर। तो उसका भी आप यहाँ पर सिंटेक्स एक बार देख लो, plt डॉट सेव फिगर, क्योंकि हम फिगर को सेव करा रहे हैं। आप जिस भी नाम से आप सेव कराना चाहते हो वो लिख सकते हो। ई कॉमर्स, ये आधे में रन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, डैशबोर्ड है ना, और डॉट png, ये भी हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब DPI, ताकि इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहे, 300 सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। चलिए अब रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ना 3 चीजें एक साथ ही कर दी है, क्योंकि हम अभी तक इतना तो समझ चुके हैं, थोड़ा एडवांस में आ ही चुके हैं हम, है ना, प्रोफेशनल हो चुके हैं अब हम इसमें। तो पाई चार्ट भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, टाइटल भी सेट कर दिया है, लेआउट भी उसका टाइट कर दिया, उसके साथ साथ सेव भी कर ली इमेज। अब देखो यहाँ पर कोई सी भी इमेज इस नाम से आपको दिख रही है क्या? ई कॉमर्स, मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया फिर से बता रही हूँ, ई कॉम डैशबोर्ड डॉट png। इस नाम से यहाँ पर कुछ भी फाइल है क्या? नहीं है। जब हम इसको रन करेंगे ना तो आ जाएगी वाली फाइल। ठीक है, हमने यहाँ पर शो ऊपर ही लिख दिया, शो नीचे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। देखो हमारा पाई चार्ट आ गया बनके। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो 3 ही पार्ट्स में डिवाइड करा है, 4 में क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको दिया था वहां पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, बट जो हमारी एक्सेल वाली फाइल है यहाँ पर ना सिर्फ सीओडी है, कार्ड है और यूपीआई है, क्रेडिट और डेबिट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप एंड तक देख लो। ठीक है, इसलिए उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हमने फेच तो यहीं से करवाया डाटा, इसलिए वो मुझे ध्यान नहीं रहा है, वहां पर मैंने एग्जाम्पल आपको उसका दे दिया था। ठीक है, बट अगर 4 भी पार्ट में है तो आप दे सकते हो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमने कलर भी देखो 4 दे दिया था, बट उसने 3 ही लिया है। लास्ट वाला कलर आई थिंक नहीं लिया है उसने। हाँ, येलो वाला कलर नहीं लिया है ना, हाँ येलो नहीं लिया उसने, लास्ट वाला। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये सभी काम करते हैं। लास्ट चीज और बता देती हूँ मैं आपको, मैंने अपने मैनेजर को बोला है कि आपको ये सभी डाटा को विजुलाइज करके बताना है, तो आपकी मर्जी, नहीं बताना आपकी मर्जी, बट मुझे सिर्फ एक फाइनल एक रिपोर्ट चाहिए, सिर्फ एक रिपोर्ट चाहिए, ये सारे ग्राफ नहीं चाहिए। मैंने आपको एक काम दिया कि कौन से वाले महीने में कितनी सेल हुई थी, ये प्रिंट करके बताओ। ठीक है, तो मेरा मैनेजर सिर्फ एक काम करेगा, ये वाला भले विजुलाइज करा लेगा बट सेव करेगा एक फाइनल रिपोर्ट को। उसमें क्या रहेगा, एक लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में प्रिंट करके बता देगा, विजुलाइज करके बता देगा डाटा को कि कौन से वाले महीने में कितनी सेल हुई थी, ताकि मुझे बस ये समझ आ जाए कि कौन से महीने में मेरा ज्यादा प्रॉफिट हुआ और सेल हुई है, बस। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, ये सभी ग्राफ को मत यूज करो, एक सिंगल लाइन ग्राफ को यूज करो, डिस्प्ले करके बता दो अपना डाटा, और सेव भी सिर्फ उसी को करा लो। पूरे फिगर को सेव कराने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल इमेज को सेव करवा सकते हो। ठीक है, कैसे वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एज योर विश। वैसे मेरे हिसाब से ये सारा ही करवा लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे काम किया जाता है, बड़े लेवल के डाटा पर कैसे काम किया जाता है, इसलिए मैंने ये सब बताया। छोटा सा काम है, एक रिपोर्ट जनरेट करानी है, लाइन ग्राफ को यूज करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका भी एक बार आपको कोड बता ही देती हूँ मैं। फिर से एक्सेस को यूज करो। अब हम काम कर रहे हैं सेकेंड वाले रो पर फर्स्ट वाले कॉलम पर, और लाइन ग्राफ हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए प्लॉट में यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका नाम दे रही हूँ मंथली सेल, क्योंकि हमने ऊपर सारा काम करवा चुके हैं कैलकुलेशन का, फिर से कराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमने निकाला था मंथली सेल, यहाँ पर भी हमने एक लाइन ग्राफ को ही क्रिएट करवाया था। ठीक है, तो आपको एक ये वाला सिर्फ फाइनल रिपोर्ट चाहिए,
पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, मतलब पूरा फिगर नहीं चाहिए, सारे ग्राफ नहीं चाहिए, फाइनल रिपोर्ट चाहिए। तो इसलिए मंथली सेल का सारा कैलकुलेशन हम वहाँ पर कर चुके हैं, फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मंथली सेल डॉट इंडेक्स एक्स और वाई एक्सेस का आप डाटा दे दो। चलिए टाइटल सेट कर लेते हैं हम, ये रहा यहाँ पर 1। अब इसका नाम होगा मंथली सेल रिपोर्ट। अब अगर आप इसको लेबल देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि हम एक सिंगल रिपोर्ट जनरेट करवा रहे हैं तो फिर तो लेबल देना पड़ेगा एक्स एक्सेस के लिए भी और वाई एक्सेस के लिए भी। यहाँ पर पूरा फिगर था, सारे ग्राफ में था, तो हमें अच्छे से समझ आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट जनरेट होगी और एक सिंगल इमेज ही डाउनलोड होकर आएगी हमारे सिस्टम में, तो वहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए आपको लेबल देना पड़ेगा ताकि समझ आ सके। तो अब वो कैसे देते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्सेस, उसके बाद जहां पर भी आप काम कर रहे हो सेट एक्स लेबल, ये एक्स एक्सेस का हमारा लेबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स एक्सेस में हम मंथ को डिस्प्ले करा रहे हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल ये सभी, ठीक है। अब उसके बाद वाई एक्सेस के लिए हम दे सकते हैं, वाई एक्सेस में हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, सेल्स, सेल्स का डाटा हम डिस्प्ले करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेल्स लिख देते हैं। तो अब अगर इसको आपको सेव करना है, डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में फाइनल रिपोर्ट को, तो आप कर तो सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है इसकी। रूल ये है कि अगर आपने ये वाला कोड लिखा, देखो मैं कोड लिख के बताती हूँ सबसे पहले, plt डॉट सेव फिगर और मंथ रिपोर्ट, है ना, इस तरीके से हमने सेव करने के लिए बोला इसको। बट रूल ये है कि अगर आपने एक फिगर में 4 से 5 ग्राफ बना रखे तो जितने भी ग्राफ होंगे वो सभी ही डाउनलोड होंगे, आप एक नहीं डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको एक ही डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको एक नया फिगर क्रिएट करना पड़ेगा, यहीं पर इसी कोड में एक और नया फिगर क्रिएट कर लो, उसमें सिर्फ एक ही ग्राफ का कोड दो जिसको आपको डाउनलोड करना है, और वही ग्राफ डाउनलोड होकर आ जाएगा आपके सिस्टम में। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है, फिर से बोल रही हूँ अगर नहीं समझ आया तो। देखो यहाँ पे DPI भी हम सेट कर देते हैं 300। देखो फिर से बोल रही हूँ अगर नहीं समझ आया तो, इसका रूल होता है कि अगर आपने एक फिगर में 4 से 5 ग्राफ क्रिएट कर लिए हैं, जब आप इसको डाउनलोड करते हो सारे ही ग्राफ डाउनलोड होंगे सिस्टम में इमेज के फॉर्मेट में। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसमें से सिर्फ इसी वाले को मुझे डाउनलोड करना है या सिर्फ इसी वाले को करना है। अगर ऐसा करना चाहते हो तो क्या करो, ये वाला फिगर तो यहीं के ही रहने दो, एक और नया फिगर क्रिएट करो, उसमें सिर्फ एक ही ग्राफ का कोड दो। वहीं आप कोड बना सकते हो, ऐसा नहीं अलग जगह आपको बनाना है कोड, वहीं पर एक कोड बनाओ, नया फिगर बनाओ, वहां पर इस वाले ग्राफ का कोड दे दो और उसको बोल दो कि आप इस वाले फिगर में आप सिर्फ यही वाला ग्राफ रखो और डाउनलोड करके बता दो। तो अब सिर्फ एक ग्राफ का इमेज डाउनलोड होकर आएगी आपके सिस्टम में, सारे ग्राफ की नहीं आएगी। आई होप समझ आ गया होगा। कैसे करना वो भी मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। देखो फिलहाल तो मैंने ये वाला कोड लिखा है, अब जब मैं इसको रन करूंगी ना तो इस नाम से मंथ रिपोर्ट डॉट png के नाम से डाउनलोड हो जाएगी हमारे सिस्टम में। सॉरी स्पेस है, फिर से रन करते हैं। देखो मंथ रिपोर्ट डॉट png, अब मैं यहाँ पर तो देखो मंथ रिपोर्ट डॉट png के नाम से सेव हो गई है हमारे सिस्टम में इमेज, और यहाँ पर जितने भी ग्राफ है वो सभी आए डाउनलोड होकर। अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक सिंगल ग्राफ आए आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर, सारे नहीं आए, जो ये फाइनल वाली रिपोर्ट है सिर्फ यही डाउनलोड होकर आए, तो इस तरीके से कोड लिख लो। अब कोड भी समझा रही हूँ, डोंट वरी, इतना लंबा चौड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं है, समझा रही हूँ। एक नया फिगर हमने क्रिएट करा जैसे हमने पहले करा था, ठीक है, एक ही फिगर है तो कॉलम और रो के तो झंझट है ही नहीं। एक फिगर क्रिएट करा इस वाले साइज का, अब मैंने बोला आप एक प्लॉट करो ग्राफ को। प्लॉट करना है ग्राफ में, एक्स एक्सेस की वैल्यू वही होगी, यही वाला हम ग्राफ क्रिएट करें, कोई अलग नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर हम PLT को यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सेस को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ग्राफ पे काम करना है, 10 पे नहीं करना है। अब एक्स एक्सेस वाली वैल्यू यहाँ पर पास कर दी मंथली सेल इंडेक्स, और वाई एक्सेस वाली यहाँ पर पास कर दी है मंथली सेल वैल्यूज। मार्कर सेट कर दिया है, टाइटल दे दिया है, एक्स लेबल सेट कर दिया है, वाई लेबल यहाँ पर सेट कर दिया है, सेव फिगर भी कर दिया है। देखो इस सेव फिगर का मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज वहां पर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसका नाम देती हूँ मैं सिंगल ग्राफ, ठीक है। अब सिर्फ यही वाला ग्राफ डाउनलोड होकर आएगा हमारे सिस्टम में, सारे नहीं आएंगे। देखो अब मैं रन करके आपको बताती हूँ, ठीक है, रन कर दिया। अब यहाँ पर रिलोड करते हैं हम, ये देखिए सिंगल ग्राफ के नाम से इमेज आ गई है, इसको ओपन हम करते हैं, एक ही ग्राफ है ये, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही जूम हुआ है बट ये सिर्फ एक ही ग्राफ है। देखो आप भले स्क्रॉल भी कर लो, यहाँ से भी यहाँ से भी, एक सिंगल ग्राफ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है ये। तो देखो यहाँ पर भी उसने ऐड कर दिया है अपने नए वाले फिगर के ग्राफ को, बट जब डाउनलोड हो रहा है तब वो एक सिंगल ग्राफ ही डाउनलोड हो रहा है, पूरा नहीं डाउनलोड हो रहा है। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक। और एक और चीज, एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम प्लीज कम्युनिटी क्रिएट करो, क्योंकि हमें नोट्स भी चाहिए और ये जो आप कोड बनाते हो ना
ये पूरी फाइल फॉर्मेट के स्ट्रक्चर में चाहिए तो ठीक है, मैं कम्युनिटी क्रिएट कर दूंगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे मैं दे दूंगी, बाई चांस नहीं मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी आपको। उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे मैटप्लोट्लिब पांडास और इन सभी के, और अगर ये सोर्स कोड भी चाहिए तो वो भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कोई ना कोई अगर पूछता है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सच में ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा एडवांस है और ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर आप दूसरे लेक्चर्स देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, इसीलिए आपको इतना आसान लग रहा है, इतना है नहीं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर करना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा प्रोजेक्ट और कोर्स। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट्स करते हो, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, है ना। और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।